थ्री इडियट मूवी में आमिर खान ने बोला था ना, वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है। सोच अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो आज वो लोग कहाँ होते हैं। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। उमेश शुक्ला करके एक डायरेक्टर है जो बहुत बड़े डायरेक्टर है, ओ माय गॉड के डायरेक्टर आप जानते होंगे, उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था। आपका एक्चुअली में पीके में भी काफी प्रोमिनेंट कैरेक्टर था। You were playing a doctor character. हाँ. Even this crew में जो आप you are playing a captain who flirts with Tabu ma'am. Yes. And it is not easy to flirt with Tabu ma'am. So I think सबसे बड़ा टीचर तो एक्सपीरियंस ही है सर। एक्सपीरियंस ही है। वो क्लासेस की फीस आप एक बार भर देते हो ना, फिर आप लाइफ लॉन्ग के लिए सीख जाते हो। आजकल के जो नए एक्टर्स बनने के लिए जो आते हैं उनके लिए बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी। रणबीर कपूर जी मिले थे तो उनको मैंने बताया था रणबीर कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं ऋषि कपूर आपके पापा के जैसा दिखता हूँ, तो उसने ऐसे करके दिखा, या यू लुकिंग वेरी गुड, या क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पॉन्टेनियस इन एक्शन। ये सबके साथ होता है मेरे ख्याल से, इंडस्ट्री में हर किसी के साथ होता है। इतने पैसे दे दो आपका काम कर देंगे, इतने पैसे दे। मैंने उनको बोला कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। सर बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है, मैं खुद भी इंडस्ट्री का हिस्सा रही हूँ बहुत साल। पीपल से कि इंडस्ट्री में लोग बहुत फेक है, देयर आर नो ट्रू फ्रेंड्स इन इंडस्ट्री, आपको कोई रियल साथ ही नहीं मिलता इंडस्ट्री में। व्हाट इज योर टेक, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूँ आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है हेतल पुनीवाला सर। उनको एड वर्ल्ड में एड किंग कहा जाता है। उनके क्लिप्स भेजे जाते हैं लोगों को रेफरेंस के लिए। उन्होंने इतने सारे हिंदी गुजराती टीवी सीरियल्स किए हैं, इतनी हिंदी गुजराती फिल्म्स किए हैं, बट उनकी स्टोरी वो एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक लड़का सूरत से एक बैग और बहुत सारे सपने लेकर मुंबई आया था और आज उन्होंने मुंबई में अपने लिए एक बहुत बड़ी जगह बनाई है जो हर किसी के लिए आसान नहीं है। आज इस पॉडकास्ट के थ्रू उन्होंने इतने सारे लोगों को इंस्पायर करने वाली बातें बताई हैं। अगर आप नए हैं, अभी अभी आए हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिल्मी दुनिया में, तो ज़रूर ये पॉडकास्ट देखिएगा। और अगर आप अपने लाइफ में कोई भी चीज़ करने वाले हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं या बीच में फंसे हैं, तो ज़रूर ये पॉडकास्ट देखिएगा। आज उन्होंने इतनी सारी स्पिरिचुअल बातें की हैं, इतनी सारी मेडिटेशन की बातें की है, इतने सारे टिप्स दिए हैं जो आपको सक्सेसफुल होने में हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू। Hello Hetal sir, welcome to the AD show. Thank you so much. Thank you for calling me here. I am so much grateful you made me do this. Thank you so much. Yes sir, I am actually grateful क्योंकि आपको बहुत सारे रोल्स में लोगों ने देखा है, अलग अलग कैरेक्टर्स में आपने बहुत सारा काम किया है। एंड आई थिंक एक को पिन करना कि कौन सा वाला अच्छा था, इट इज़ इम्पॉसिबल। यू वर गुड इन एवरीथिंग। बट आज मेरा एक ही मोटिव है यहाँ पर, टू शो द साइड ऑफ यू, ऑफ हेतल पुनीवाला सर। How are you, who are you and what are you? Yeah. Okay. I think it must be very much inspirational for all the people. I hope so, sir. Absolutely. Sir, आप कहाँ से हैं पहली चीज़ तो? मैं बेसिकली सूरत से हूँ। Okay. तो सर सूरत से यहाँ आने का कैसे सोचा, डर लगा? डर तो पहले से ही ज़िंदगी में निडर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम एज में मैंने अपने पापा को खोया और तब से मैंने ये डोर संभाली, तो घर की भी, फैक्ट्री की भी। और तब सोचा कि वो थ्री इडियट मूवी में आमिर खान ने बोला था ना, वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है। सोच अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो आज वो लोग कहाँ होते हैं। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ये मेरे माइंड में ऐसा घर कर गया कि यार मैं 50 साल 60 साल के बाद अपने आप को ये रियलाइज़ करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ कि यार एक चांस मैंने अपने आप को दे दिया होता ना तो लाइफ कुछ और हो सकती थी। तो मैंने अपने आप को चांस दिया। जो रूटीन लाइफ थी, जो हमारी कास्ट में जो रूटीन लाइफ रहती है, पापा का बिजनेस संभालो, उसको ग्रो करो, आगे बढ़ो, उसको मैंने ब्रेकअप किया। और ब्रेकअप करके मैंने अपना खुद का एक वजूद बनाया। और मुझे पता है कि मेरे पापा के भी उसमें आशीर्वाद रहे होंगे, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम ही टोल्ड मी कि आप थिएटर करते हो तो बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो, तो आप अपना ये कंटिन्यू करना, इसको छोड़ना मत। लाइफ में बहुत कम लोगों को ये आशीर्वाद के रूप में मिलता है, तो ये करना चाहिए। सो मैंने उसको कंटिन्यू किया आगे, और कंटिन्यू करते हुए मैं इधर बम्बई आ गया।
बम्बई आते ही अपनी जर्नी शुरू हुई। तो सर थिएटर स्कूल कॉलेज से स्टार्ट हो गया था? स्कूल कॉलेज से स्टार्ट किया था। यहाँ से एक छोटा सा कैरेक्टर मिला था, सर ने देखा कि ये कुछ कर सकता है, चलो इसको देते हैं कुछ करने के लिए, तो मैंने शुरू किया। वहाँ से एक छोटा सा स्टेज के ऊपर टीवी रखे थे और टीवी के अंदर मुझे आके वो न्यूज़ रीडिंग करना था। वो सबसे पहला कैरेक्टर था। तो मैं जब टीवी ऐसे ऊपर होता है, टेबल के ऊपर टीवी रखा होता है, तो टीवी के नीचे में बैठ जाता था ऐसे करके छुप के। जैसे ही मेरा कैरेक्टर आता था मैं आके बोल के वापस नीचे छुप जाता था। दैट वाज द फर्स्ट कैरेक्टर आई डिड। कितना क्रिएटिव सर, फर्स्ट कैरेक्टर ही। इट्स अ वेरी क्रिएटिव, और लोगों को पता चलता था ओ ये न्यूज़ पढ़ रहा है यार, लाइक दैट। सो या नाइस। तो सर फर्स्ट प्रोफेशनल वर्क क्या था? मतलब अगर सूरत की बात करूँ तो सूरत में फ्रैंकली स्पीकिंग इतना मेहनत करते थे थिएटर के लिए, और हम थिएटर पे समर्पित थे पहले से ही। सो थिएटर में अच्छा खासा सूरत में काम हो जाता था। लोग मेरे नाम से कैरेक्टर लिखते थे। जब राइटर्स लिखते थे तो वो डायरेक्टर को बोलते थे कि आप ये कैरेक्टर हेतल के पास कराओगे तो बहुत अच्छे से करेगा ये। सो या इट्स लाइक दैट। वहाँ से शुरू हुआ था, और फिर पता चला कि यार सूरत में तो बहुत कम थिएटर के शोज़ होते हैं, बम्बई जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो पापा तो थे नहीं घर पे, कोई और था नहीं, मैं अकेला था। तो मैंने अपनी फैमिली को समझाया कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करना चाहता हूँ इस फील्ड में। तो उनको समझाया, मैंने बोला ऐसी ऐसी सिचुएशन भी होंगी, लोग आपको भरमाएंगे, भड़काएंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे मेरे बारे में। हेतल अभी आएगा नहीं, वो तो बॉम्बे चला गया, दूसरी लड़की के साथ शादी कर लेगा, ये सब सुनने को मिलेगा आपको, बट बी प्रिपेयर फॉर दैट कि मैं इसमें से ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मेरा फोकस एक ही रहेगा, मुझे एक्टिंग करनी है। और एक्टिंग फील्ड में अगर मुझे 6 महीना दीजिए, अगर एक्टिंग फील्ड में मैं अगर कुछ कर पाऊँगा तो मैं ज़रूर करूँगा, नहीं होगा तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा यहाँ पर, आप लोगों के साथ रहूँगा सूरत में, वही लाइफ जो लोग जीते हैं वैसा मैं जीऊँगा। सो उन्होंने फिर परमिशन की, और फिर मैं इधर बम्बई आ गया। तो बम्बई में तो इधर कोई जानता नहीं था अपने को, हम ना ही शाहरुख के बेटे थे ना ही बच्चन के बेटे थे। तो ज़ीरो से शुरुआत करनी थी, और मुझे इतना पता था कि ज़ीरो की शुरुआत जो होती है ना, वो उसके साथ कोई भी मिलता है ना तो वो ज़ीरो या तो हो जाता है या उसको ऊपर उठा के लेके जाता है। सो मैंने यहाँ पर थिएटर करना शुरू किया। उमेश शुक्ला करके एक डायरेक्टर है जो बहुत बड़े डायरेक्टर है, ओ माय गॉड के डायरेक्टर, आप जानते होंगे। उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था, उनको किसी ने बताया था सूरत से हेतल आया हुआ है यहाँ पर, और वो ढूंढ रहे थे ऐसा एक कैरेक्टर कि, तो उनसे शुरुआत हुई उन्हीं के साथ। बट उससे पहले जब बम्बई में एकदम बिल्कुल फ्रेश आया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो यहाँ पर आजकल के जो नए नए एक्टर्स बनने के लिए जो आते हैं उनके लिए बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मैं जब बम्बई में आया तो सुबह की फ्लाइंग रानी जो आती है सूरत से यहाँ पर 9:30 बजे अपने को अंधेरी में रखती है, तो मैं वहाँ पर उतरा अंधेरी, और वहाँ पर पता नहीं था कहाँ से शुरू करें। सो एक बंदा था जो टिकट की लाइन में खड़ा था, एकदम बिल्कुल हीरो जैसा लग रहा था, हाइट बॉडी थी। तो मैंने उसको पूछा शायद वो एक्टर होगा, तो मैंने करके पूछा उसको। सो मैंने बोला कि सर मैं आया हूँ सूरत से, मुझे यहाँ पर एक्टिंग फील्ड में काम करना है, तो कैसे करूँ। सो बोले कहाँ से आए हो? मैंने बोला मैं सूरत से आया हूँ। फ्लाइंग से आए होंगे? मैंने बोला हाँ फ्लाइंग से आया हूँ। बोले यही फ्लाइंग शाम को वापस जाती है, निकल लो भाई, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है आपका क्या किसी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब भरमार लगी हुई है, इतने एक्टर्स आते हैं यहाँ पर। अब है ना, मेरी लाइफ का ना एक फंडा है जो मेरे पापा से मैंने सीखा था कि अगर कोई बोलता है ना आपको कि भाई सामने गड्ढा है, तो मैं जाऊंगा, टॉर्च मारूंगा, देखूंगा कितना गहरा गड्ढा है, मैं उसको लांग सकता हूँ कि नहीं लांग सकता हूँ वो देखूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा उस बंदे की बात पे कि भाई नहीं सच में है ये, सही है, तो मैं एक्सपीरियंस करूंगा उस चीज़ को। सो मैंने उस बंदे की बात मानी, मतलब जाने के लिए नहीं, मैंने उसको पॉजिटिवली लिया। मैंने बोला ये तो अपने लिए साइन है, ऊपर वाला हमेशा सबको साइन देता रहता है। सो ये मेरे लिए साइन था कि तुझे यहीं पर काम करना है, तुझे कहीं नहीं जाना है। सो मैंने उसको थैंक यू बोला और मैं वहाँ से निकला। तो एक बहुत बड़ा सा बोर्ड स्टेशन के बाहर लगा था कि एक्टिंग के लिए ये ऑफिस पे मिल सकते हैं आप। तो मैं वहाँ ऑफिस पे गया। सो अब अपना कुछ काम जो मैंने किया हुआ था वो सब
उस वक्त सीडी का ज़माना था, तो सीडी के अंदर सब कुछ लेके मैं आया था। मैं ऑफिस पे गया, वहाँ पर मिला ब्यूटीफुल सी लड़की रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी। मैंने उनको बोला कि मैं एक्टिंग के लिए आया हूँ यहाँ पर, और अपना एक्टिंग का सारा वो फोटोग्राफ वगैरह दिखाया। तो बोले ठीक है सर, आप ये फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भर दिया मैंने, नीचे लिखा हुआ था 1500 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी। अब मैं जब घर से निकला था ना, तब मैं डिसाइड करके आया था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी काबिलियत पे काम मिलेगा ना तो करूँगा, पैसे दे के काम नहीं करना है। क्योंकि मुझे इतना पता था कि अगर मैं पैसे दे के आज काम कर लूँगा ना, तो वो आज तो मुझे दे देंगे पैसे की नौबत पे काम, कल मुझे क्या, कल वापस वही, तो मैं कितने पैसे दूंगा सब लोगों को। तो ये मैं गांठ बांध के आया था कि मैं पैसे दिए बगैर करूँगा, कुछ भी करूँगा। तो मैंने बोला मैडम मैं पैसे तो नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। और सच में नहीं थे उस वक्त मेरे पास पैसे। मैं वहाँ पर 3000 रुपये की एक पीजी की एक कॉटेज थी जिसमें 4 जने रहते थे, वैसे में रह रहा था वहाँ पर। सो वहाँ से तो शुरुआत हुई थी मेरी। सो मैं वहाँ से निकला, जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला तो वो मैडम वापस पीछे से आई, बोली कि आपको अंदर मैडम है ना, मेन मैडम बुला रही है। तो अंदर एक और ऑफिस में करीना कपूर टाइप मैडम कोई तो बैठी हुई थी, बहुत ब्यूटीफुल। तो मैं गया, उनसे मिला, तो उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है सर आपकी, इतना सीरियसली हो, क्या प्रॉब्लम? मैंने बोला प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और मेरा हमेशा से स्माइल लेके आया था मैं वहाँ से, और ये मैं आज भी जीता हूँ इस स्माइल के साथ। तो मैंने उनको स्माइल किया और उन्होंने बोला कि ऐसे तो काम होगा नहीं ना सर, आपका डेटा होता है, वो हमें आगे भेजना होता है, लोगों को बताना होता है, ये सबके साथ होता है मेरे ख्याल से, इंडस्ट्री में हर किसी के साथ होता है। इतने पैसे दे दो, आपका काम कर देंगे, इतने पैसे दे दो। मैंने उनको बोला कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ आपको, आप एक काम करो, मुझे एक प्रोजेक्ट दिला दो, उसमें से जो भी पहला पेमेंट आएगा पहले आप ले लेना, बाद में मेरे अकाउंट में डालना बस। बोले नहीं ऐसे नहीं होता है, पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसके पहले पैसे तो नहीं दूंगा मैं, मेरे पास है ही नहीं। मेरी काबिलियत पे अगर आपको शक है तो बताइए, मैं अभी ऑडिशन करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने ना ये मेरा एक प्लस पॉइंट है कि पता नहीं क्या है कि मैं पहले से कुछ चीज़ें, मुझे कुछ डायलॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं ना, तो मैं उसको रेडी कर लेता हूँ। मैं बिल्कुल एकदम लर्न बाय हार्ट कर लेता हूँ। जैसे आपने बागबान मूवी देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन सर ने वो लास्ट में जो पूरी सोलीलोकी बोलते हैं, वो पूरी सोलीलोकी मैं एज इट इज़ सुना सकता हूँ कभी भी, किसी को भी। वेडनेसडे मूवी में जो नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर ने जो लास्ट में पूरा चंक जो मैंने बोला है, वो पूरा डायलॉग मैं अभी सुना सकता हूँ किसी को भी, कहीं पर भी। सो मैं ऐसे दोस्त लोग को सुनाता रहता था, और ऐसे ऐसे करके मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती थी। सो मैंने मैम को बोला, तो मैम ने बोला कि हाँ चलिए सुनाइए, क्या आप करके आए हैं, मैं भी तो देखूँ कि आप में ऐसा क्या है जो दूसरे लोगों में नहीं है। मैंने बोला ऑफकोर्स सिखाऊंगा मैम। सो मैंने वहाँ पर बागबान मूवी का डायलॉग पूरा उनको सुनाया। सो मैडम इम्प्रेस हो गए, आप अच्छे एक्टर हो, ये पहला वर्ड था उसका। बोला यस मैम, दैट इज़ वाई आई एम सो कॉन्फिडेंट, मुझे अपनी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, बोला मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर उनके साथ तो काम नहीं हुआ, बट उमेश शुक्ला के साथ काम करते करते, थिएटर करते करते मुझे पता चला कि यहाँ पर ऑडिशंस भी होते हैं हर जगह पे। तो ऑडिशंस देना शुरू किया। सो ऑडिशंस में पहले ही ऑडिशन में मैं क्लिक हो गया, मतलब टच वुड, गॉड्स ग्रेस। मतलब ऐसा था कि एड्स मेरे लिए पॉपअप हो रहे थे, वेट कर रहे थे मेरे लिए कि एडवर्टाइजमेंट्स में हेतल आएगा और हम टूट पड़ेंगे उसके साथ। तो पहला एड मिलना भी एक अपने आप में गॉड्स ग्रेस था। सर वी विल गो टू दैट, पर पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बिकॉज अभी आप मेरे बहुत पास बैठे हैं, मैंने आपको बहुत बार टीवी पे देखा है, तब उतना फील नहीं हुआ, बट क्या आप लोग बोलते हैं कि आप ऋषि कपूर सर की तरह दिखते हैं? यस काफी लोग बोलते हैं, बिकॉज मुझे वो आई कैन, व्हेन यू आर स्माइलिंग एंड व्हेन यू आर टॉकिंग यू रिजेंबल हिम अ लॉट। यस काफी लोगों ने बताया। सबसे पहले मुझे बताया था मेरे एक डायरेक्टर ने कि तुम बिल्कुल ऋषि कपूर जैसे दिखते हो। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप गुलशन कुमार जैसे भी दिखते हो। थोड़ा ऐसा भी काफ़ी लोगों ने बताया मुझे। इनफैक्ट या सर वील गो बैक टू योर, होता है ना रिजेंबल्ड, दुनिया में 7 लोग होते हैं आपके जैसे, होते होंगे। बट सर उस चीज़ ने हेल्प की कभी आपको, योर चार्मिंग एटीट्यूड, योर नहीं मतलब हाँ या मतलब बिकॉज़ ऋषि सर वाज अ चार्मर, या इज अ वेरी गुड चार्मर पर्सन है। और लड़कियां देख के उस वक्त भी मतलब उनके पीछे पड़ जाती थी उस वक्त। क्या अभी भी जब वो काफी एज हो गई थी उनकी, तब भी ऑफ कोर्स ही इज नाउ ही इज नॉट विद अस, बट
He was a charmer till the time. रणबीर कपूर जी मिले थे तो उनको मैंने बताया था रणबीर कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं ऋषि कपूर आपके पापा के जैसा दिखता हूँ, तो उसने ऐसे करके दिखा, या यू लुकिंग वेरी गुड, या लुक्स लाइक, yes. So his younger version you are. He's a younger version, yeah. कभी उनका कुछ ट्रिब्यूट हुआ तो आप प्ले कर Let's hope for the best. Definitely. So sir, आप बता रहे थे फर्स्ट एड फिल्म, आपका ऑडिशन कैसे हुआ? First ad, yeah, it's also a very inspirational story because मैंने हमेशा लाइफ में है ना 3 चीज़ें अपने साथ रखी थी, क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पॉन्टेनियस इन एक्शन। ये 3 चीज़ें हर एक्टर को, मैं अभी यहाँ से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर एक्टिंग फील्ड में कुछ करना है ना तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर अपने साथ रखनी चाहिए। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है ना तो आप वो चीज़ जो आपको करनी है वो कर नहीं पाओगे। प्योरिटी ऑफ हार्ट मतलब अगर आप हार्ट से प्योर नहीं हो तो आपको जो चीज़ करनी है ना उसमें आप हार्टफुल नहीं दे पाओगे, 100% नहीं दे पाओगे। बिल्कुल, आई एग्री। कोई भी चीज़ करने के लिए आपको 100% अंदर डालना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है स्पॉन्टेनियस इन एक्शन। अभी मिला है तो अभी ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तब हम ये सोचने लग जाते हैं अरे यार पता नहीं ये ऑडिशन आया है लेकिन फेक होगा तो यार नहीं देना है, चलो छोड़ो। नहीं, मैं हर ऑडिशन को उतनी ही शिद्दत से देता था जितनी शिद्दत से मैंने पहला ऑडिशन दिया। अब सोचो मैंने 450 एड्स किए, 450 एड्स करने के लिए मुझे कितने सारे ऑडिशंस देने पड़े। कितने सर? कम से कम मेरे ख्याल से 8000 जैसे ऑडिशंस दिए होंगे। 8000? यस, 8000 ऑडिशंस मैंने दिए होंगे कम से कम। Yes, this is just for ad films. This is just for ads film। मैं ads की बात कर रहा हूँ, मैं सीरियल और फिल्म की बात कर ही नहीं रहा हूँ अभी। सो ये इतने सारे ऑडिशंस मिले, रोज़ सुबह 8:30-9 बजे रेडी होके अपने आप को प्रिपेयर करके मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा करके मैं निकलता था। अपने आप को अपने साथ में बैग में नाश्ता और जो भी अपने साथ कैरी कर सकता था, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, पता नहीं कहाँ कब क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मुझे क्या करने को मिल जाए, मैं एकदम रेडी होके निकलता था। और एक बस का पास बना के रखा था मैंने, जिससे मुझे अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी गाड़ी भी लेके स्ट्रगल कर सकता था, बट मैं इसको स्ट्रगल समझता ही नहीं था पहले से। मैं इसको सर्च समझता था। मैं कभी अपनी लाइफ में कभी भी मैंने स्ट्रगल शब्द यूज़ ही नहीं किया है। मैंने हमेशा सर्च वर्ड यूज़ किया है, बिकॉज जिसको काम आता है ना वो हमेशा सर्च करता है, वो कभी स्ट्रगल नहीं करता है उस चीज़ के पीछे। ऑडिशन देता था ना तो मैं ऐसे ऑडिशन देता था कि वो मतलब 100% होना चाहिए पहले तो, और एक लिस्ट बनाता था कि मुझे आज इतनी जगहों पे जाना है। अब जनरली ये सारी जगहों पे ऑडिशन होते नहीं थे, लेकिन मैं पूछने के लिए जाता था। अच्छा। अब जहाँ पर मेरे लायक ऑडिशन होता था मैं ऑडिशन देता था। जनरली लोग क्या करते हैं, एक्टर्स लोग क्या करते हैं कि अभी मैं यहाँ पर ऑडिशन कर रहा हूँ, आपके साथ अभी ऑडिशन में कर रहा हूँ, बैक ऑफ माइंड में बैक स्टोरी उनकी ये चल रही है कि वहाँ पर भी एक ऑडिशन चल रहा है, मैं वहाँ पर भी पहले जाके आ जाऊँ क्या, वहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट तो होंगी, मैं पहले मेरे फ्रेंड को पूछ लेता हूँ कि भाई आप यहाँ कहाँ हो, प्रेजेंट में नहीं हो आप, जो पास्ट में नहीं, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में कहाँ हो आप। सो ये ऑडिशन देने के लिए तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल, हाँ। आप वहाँ चले गए, इसका मतलब आप यहाँ पर नहीं हो, हाँ। तो आप वहाँ पर भी नहीं हो, यहाँ पर भी नहीं हो, फिर अब यहाँ पे भी 100% नहीं दे। सो यहाँ पर भी आप 100% नहीं दे पाओगे ना। सो 2 नाव में पैर रखने से या तो उधर रहोगे या यहाँ रहोगे, दोनों जगह पे भी नहीं रह सकते हो। सो मैं ये हमेशा मानता था कि यहाँ पर मैं ऑडिशन दे रहा हूँ ना, मैं यहीं पर ऑडिशन, अगर कोई मुझसे बात भी करता था ना, अरे वो वहाँ भी एक ऑडिशन चल रहा है, तो मैं लिख लेता था, उसको लिख के रख लेता था, बाद में मैं चला जाऊँगा। बट 100% फोकस इस ऑडिशन पे, इस स्क्रिप्ट पे रहता था। सो उसी का नतीजा था कि मैं ऑडिशन अच्छे से क्रैक कर पाता था, और इसी की वजह से गॉड्स ग्रेस भी बोल सकते हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी बोल सकते हैं। मेहनत तो हर कोई करते थे, मैं भी करता था, मेरा मेहनत करने का तरीका अलग था, मैं अपने आप को डाल देता था अंदर, 100% देता था। और ऑडिशन करना है तो अच्छे से करना है,
19-20 नहीं, पहले समझो उसको, परखो 100% कैसे कर सकता है ये बंदा। अगर मैं होता तो मैं ये इस चीज़ को घर पे कैसे करता, सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ और उसके बाद मैं अपनी क्रिएटिविटी डाल के वो करता हूँ। मैं इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली भी लेता था, क्योंकि जनरली ऑडिशन में जाना लोगों को बहुत कंटाल आता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। मैं इसको एंजॉय करता था। वाई? बिकॉज सोचिए ना कि कोई बंदा, कोई कास्टिंग डायरेक्टर हमारे लिए एक स्टूडियो बुक कर रहा है और उस स्टूडियो में हमारे लिए सारी व्यवस्था करके रखी है। हमारे आने से पहले उसने स्क्रिप्ट रेडी रखी है, कुछ कॉस्ट्यूम नहीं है तो वो मैनेज कर लेता है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना चलना है, क्या डायलॉग बोलना है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए कर रहा है। कैमरा रखा हुआ है सामने फ्री में। सोचो हमें ये सब फ्री में मिल रहा है। सो मैं इस चीज़ को बहुत मानता था, मुझे अच्छा लगता था कि आई फेल्ट सो ग्रेटफुल कि यार मुझे आज ऑडिशन करने का मौका मिला। सर कितने लोग ऐसा सोचते हैं? I don't think so. That is what I am saying. इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कि यार आज ऑडिशन किया, कुछ होता नहीं है ऑडिशन से। लोग जो बोलते हैं हर बार, मैंने बोला ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी करोगे उस कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, सीड्स अभी आपने डाले हैं, हो सकता है बबूल का पेड़ हो तो तुरंत उगेगा, हो सकता है आम का पेड़ हो तो 5 साल लगेंगे उसको, लेकिन वो आएगा। सो इतना पॉजिटिव तो आपको रहना पड़ेगा हर चीज़ में। और ये मैं आपको बताऊं, मैं इतना पॉजिटिव था नहीं, बट यहाँ आने से पहले मैं अपने गुरु का नाम ज़रूर लूँगा, श्री श्री रविशंकर जी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता हैं और मैं उनको बहुत मानता हूँ। उन्हीं की वजह से मैं ये 100% आज खुल के सबके सामने बोलता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर अभी जो कुछ भी हूँ वो मैं उन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं के इंस्पिरेशन की वजह से हूँ। कैसे लाइफ जीनी चाहिए, स्कूल में कॉलेजेस में हमें सिखाते हैं कि कैसे फिज़िक्स को कैसे करते हैं, मैथ्स कैसे होता है, क्या होता है उसमें, ये सब तो सिखाया जाता है। बट एक्चुअली स्कूल में सिखाने की ज़रूरत है हाउ टू लिव, आर्ट ऑफ लिविंग। कैसे लाइफ को कैसे जीना है वो हमें आज तक सिखाया ही नहीं किसी ने, और ये गुरु ही होते हैं जो सिखाते हैं आपको। तो मैं बहुत ग्रेटफुल, यहाँ से इस माध्यम से बहुत ग्रेटफुल फील करना चाहूँगा कि मैं अपने गुरु को बहुत मानता हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ। Sir, we'll come back to that subject क्योंकि ये थोड़ा vast subject है। Yeah, it's a very big subject, vast But subject. I want to ask about your हम ad films के ऊपर थे। एक टाइम है इंडस्ट्री में, मैंने भी देखा है, जब आपको ad का किंग कहा जाता था। Yeah. मतलब लोग आपको बिना ऑडिशन के भी एड्स में रख लेते थे। That was also आज भी ऐसा होता है मेरे ख्याल। नहीं, मतलब I'm saying that also phase you saw. Okay? But जब आप कह रहे हैं कि आप ऑडिशन को इतना एंजॉय करते थे, ठीक है, और ये एक फेज, इन दोनों के बीच का एक प्रोसीजर होता है सर। आप ऑडिशन देके आते हो, आपको इमीडिएटली नहीं पता होता है कि आपको रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। करेक्ट। तो सर अब आप बोल रहे हो आर्ट ऑफ लिविंग आपने की है, बट वो अभी की बात है, बट उस समय पे दैट एंजाइटी, दैट प्रेशर, वो कैसे हैंडल किया सर? अगेन आई एम सेइंग कि उस वक्त भी मैं कुछ प्राणायाम, मेडिटेशन करता था, जिसकी वजह, बिकॉज यू नो फ्रेंकली स्पीकिंग, आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको हर एक प्रकार के साबुन मिल जाएंगे, बॉडी साफ करने के लिए, बाल साफ करने के लिए। आप रोज़ नहाते हो, है ना, 1-2 दिन नहीं नहाओगे, नहीं ब्रश करोगे। सो जैसे डेंटल हाइजीन है, जैसे बॉडी हाइजीन है, ठीक उसी तरह मेंटल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। वाह सर, कितनी पावरफुल पॉइंट है ये। एब्सोल्युटली, और ये मैं अपने गुरु से सीखा हूँ। अगर आप एक दिन नहीं नहाओगे चल जाएगा, मेंटल हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अगर सोचो आपके घर में 10 दिन का पड़ा हुआ कचरा है, कैसे स्टिंक करेगा, कितना बांस मारेगा। अगर वो गार्बेज कलेक्टर अगर कचरा लेने के लिए नहीं आता है तो कितना घर बांस मारने लग जाएगा। सोचो आपकी एज अभी मान लो अभी 30 साल है, तो 30 साल की एज में आपने कितना कचरा अपने माइंड में डाला होगा, और ये कितना कचरा साफ करने के लिए कौन सा साबुन है मार्केट में जो कोई मुझे दे दे और मैं अंदर डालूं और साफ कर दूं, सब नहीं है वैसा। सो थ्रू ब्रीथ, सांसों के जरिए, थ्रू ब्रीथ यू कैन हैंडल योर माइंड, यू कैन काम डाउन योर माइंड, यू कैन क्लेंस योर माइंड। या यू कैन क्लींस योर माइंड।
सो यही एक मुझे बहुत अफेक्ट कर गया, लोगों से मुझे डिफरेंट करके गया। वो यही चीज़ एक थी जो जो मुझे अपने काम में भी फोकस कराती थी। यू नो, जब आपका माइंड फ्री होता है तो कितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकलती है, क्योंकि माइंड में और कोई जगह ही नहीं रहती है ना। जनरली हम कुछ करते हैं तो माइंड में कितने सारे थॉट्स चलते हैं, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, ये सब कचरा ही तो है। ये बैगेज ही तो है, और ये बैगेज जब हम लेके चलते हैं तो हम कहाँ क्रिएटिव रहे। जगह नहीं है वहाँ पे, जगह नहीं है किसी चीज के लिए। सो डायलॉग भी याद करने के लिए सबसे पहले तो माइंड फ्री करने की जरूरत है। और वो माइंड फ्री कैसे करोगे, आप साबुन नहीं है कोई भी। तो यही तो ब्रीथ, यू कैन हैंडल योर माइंड। वाह सर, आपने एक्चुअली में वो बताया नहीं, आपका फर्स्ट वाला जो एक्सपीरियंस। यस एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, आपने याद किया। और ये बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है हमारे नए न्यू कमर्स के लिए। मैं है ना एक ऑडिशन के लिए गया था। मुझे पता चला, एक फ्रेंड ने बताया कि श्रीजी में 3 जगहों पे ऑडिशंस होते थे, श्रीजी, म्हाडा और आराम नगर। और ये 3 जगहों को मैंने भगवान का मंदिर बना लिया था। मैं मंदिर चाहे जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं ये 3 जगहों पे ज़रूर जाता था ऑडिशन देने के लिए, चाहे हो चाहे नहीं हो। कोई मुझे बता दे अरे नहीं वहाँ पर बच्चों का चल रहा है, नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं जाता था वहाँ पर। हो सकता है वहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर को कुछ और प्रोजेक्ट के लिए किसी की ज़रूरत पड़ जाए, और वहाँ मैं ऐसा सोचता था, अपने आप को ऐसे ढाल के रखा था कि वहाँ पर अगर फेक ऑडिशन चल रहे तो वो फेक ऑडिशन क्यों ले रहे भाई। कोई अगर मुझे बोलता था कि नहीं यार वहाँ पर फेक ऑडिशन चल रहे, तो वो क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा। और अगर फेक कर भी रहा है तो मेरा तो अच्छा ही है, मेरा तो एक ऑडिशन हो रहा है। ठान लिया था यहाँ पर आने के बाद कि यहाँ के हर प्रोडक्शन हाउस में, हर कास्टिंग डायरेक्टर, हर कोऑर्डिनेटर के पास मेरा एक ऑडिशन होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। तो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के लिए वो याद कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उनके पास होगा तो याद करेंगे ना, नहीं तो थोड़ी ना याद करेंगे वो लोग। सो मैं गया था श्रीजी में ऑडिशन देने के लिए। सो वो वाटर प्यूरिफायर प्योरेट का ऐड था। ओह वाह। करीबन 200 लोग थे, 200-250 लोग होंगे। और कास्टिंग डायरेक्टर बहुत देर तक अंदर था और सब पसीने से लथपथ, बिल्कुल लोग एकदम नेगेटिव हो गए थे। अरे आता नहीं है, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, देख के बता के चला जाता। मैं बैठा था पीछे की साइड में, बोला आएगा तो बताएगा। इतने में दरवाज़ा खुला और वो भी हबक रह गया कि इतने सारे लोग, मतलब उसने सबको नॉट फिट, नहीं सर आप रुक जाइए, मैडम आप रुक जाइए, नहीं आप नॉट फिट, सब खाली हो गया वहाँ पर। सब गाली दे के जा रहे हैं, कोई उदास होके जा रहा है, कोई फ्रस्ट्रेट होके जा रहा है, यू नो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखी ना इसमें। तो सब लोगों को बोला, वैसे मुझे भी बोला कि सर नॉट फिट हो आप भी, सॉरी। मैंने हाथ खड़ा किया तो मना किया, मैं चला गया। तो जाते जाते मुझे याद आया कि मैं पूछ लेता हूँ, अगर उनके पास कुछ ईमेल आईडी वगैरह हो तो मैं ले लेता हूँ। तो मैंने उनके पास ईमेल आईडी दिया। मैंने उनको बोला कि सर अगर आप अपना ईमेल आईडी देंगे तो मैं अपना प्रोफाइल आपको भेज दूंगा मेल पे। सो उसने बोला कि सर ये ईमेल आईडी आप भेज दीजिए। ठीक, मैं निकल गया स्माइल लेके, जैसे अभी हूँ वैसे ही मैं उस वक्त भी था। सो मैं जैसे ही निकला, पीछे से एक बंदा भागता हुआ, सर वो आपको बुला रहे हैं, वो कास्टिंग डायरेक्टर। मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। गया मैं उधर, तो कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि हाँ सर आइए ना, सर एक अपना प्रोफाइल दे दीजिए ना, मतलब एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए ना, हो सकता है कल जाके कोई और प्रोजेक्ट में आपका कुछ होगा तो मैं बताऊंगा आपको। मैं बोला ठीक है, थैंक यू सो मच। सो आई लुक इनटू द स्काई एंड आई थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उसको भी मैं अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता था। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी तो है। सो मैं गया वो अंदर, इंट्रोडक्शन लिया मेरा, उनको अच्छा लगा इंट्रोडक्शन। सो बोले सर आपने क्या किया। मैंने बोला मैंने थिएटर किया हुआ है और काफ़ी साल थिएटर किया है, अभी आया हूँ, कुछ थोड़ा बहुत काम किया है। बोले ठीक है, एक ये स्क्रिप्ट है, ज़रा आप करके बताएंगे कैसे करेंगे आप ये, अगर स्क्रिप्ट करेंगे। तो मैंने करके बताया, क्योंकि उस वक्त वो फ्री हो चुका था। तो मैंने वो आई एम सो सॉरी, मैंने वो किया। सो ऑडिशन उनको बहुत अच्छा लगा। एज आई सेड आई डिड 100%, अपने आप को डाल दिया, स्पॉन्टेनियस, क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हार्ट। उनको अच्छा लगा। मैंने बोला थैंक यू सर, थैंक यू, आपने ऑडिशन लिया उसके लिए। बोले आपका लुक तो नहीं है बट मैंने लेके रख लिया नेक्स्ट के लिए। सो मैंने बोला सर एक बात पूछूं। बोले हाँ पूछिए। सर ये इतने सारे लोगों में आपने मुझे भी रिजेक्ट किया था, मुझे वापस बुलाया आपने,
क्या ऐसा रीज़न लगा आपको, क्यों बुलाया सर आपने मुझे वापस, पूछ सकता हूँ? बोले हाँ सर देखिए ना आपके सामने ही थे, सब लोग यहाँ से जा रहे थे, कोई गाली दे रहा था, कोई फ्रस्ट्रेट होके जा रहा था, कोई दुखी होके जा रहा था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या करूँ मैं, मेरा काम है, इतने सारे लोगों का ऑडिशन तो मैं ले नहीं सकता हूँ। सो बोले क्या अच्छा लगा आपको? बोले कि आपने जो स्माइल करके मुझे पूछा ना वो मुझे बहुत टच कर गया सर। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, मिलते हैं सर, थैंक यू। निकल गया मैं। अब मुझे पता था मैं कि यार अपना है ही नहीं उसमें, क्योंकि क्राइटेरिया ही नहीं था, लुक ही नहीं था मेरा। सो फिर ऑडिशन देना चालू किए, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे। एक दिन उनका मैसेज आया कि सर आप वापस आ सकते हो मिलने के लिए, वो आप आए थे ना श्री जी में, मैंने ऑडिशन दिया था, आपका लुक नहीं था। बोला सर क्या हुआ? बोले आप आइए एक बार मिलते हैं। सो उन्होंने, मैं गया वहाँ पर, मिला उनसे, तो उन्होंने बोला कि सर एक्चुअली आपका लुक नहीं था, बट डायरेक्टर को आपका टेक इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट चेंज कर दिया। वाओ। सो फॉर मी, जिस लड़की वाइफ का कैरेक्टर जो कर रही थी उसको भी उन्होंने चेंज किया, बच्ची का कैरेक्टर जो मेरे साथ मैच हो वैसे बच्चे का लुक उन्होंने मैच किया। सो बोले सर आपकी वजह से मुझे वापस ऑडिशन करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनको आपका अच्छा लगा। सो मैंने बोला आई एम सो सॉरी सर। नहीं सर, सॉरी की क्या बात है सर, मेरा एक कैरेक्टर लॉक हो रहा है, इट्स अ बिग थिंग। सो ऐसे मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 3 साल के लिए। मैं वाटर प्यूरीफायर प्योरेट का ऐड मैंने किया, उसमें कन्नड़, तमिल और हिंदी ऐसे 3 लैंग्वेज में ऐड शूट था, प्रिंट शूट था। इट्स अ बिग वास्ट। सो आई फेल्ट सो ग्रेटफुल। फिर तो काम करने का नज़रिया बदल गया, वापस अपने आप को चार्ज कर लिया। यू नो, एक प्रोजेक्ट मिलता है बम्बई जैसे शहर में, कहीं बाहर से आके अपने बूते पे काम मिलता है तो अपने को ऐसा लगता है वाओ। फिर तो और जोश बढ़ा दिया, काम करने का तरीका और ज़्यादा एक्सपांड किया। तो सर जब ये सब आपको मिलने लग गया, जब आप एड्स में आने लग गए बहुत सारे, तो ऑफ कोर्स आप सूरत में भी सब आपको पहचानने लग गए ना? तो आपने जो पहले बोला था कि लोग ऐसा बोलेंगे, वैसे लोगों ने बोला था क्या? बोलते थे, मेरे फैमिली मेंबर्स सबको बोलते थे कि अरे वो तो अभी चला गया, वहाँ शादी कर लेगा, अभी हो गया खत्म। और आप ऑलरेडी शादीशुदा थे? यस, दैट्स अ मेन थिंग टू से यार किसी की वाइफ को। तो वो लोग मुझे कंप्लेन भी करते थे, तो मैंने बोला कितने लोगों का आप मुंह बंद करोगे, हर किसी के पास जाके आप उनको बोल तो नहीं सकते हो। तो मैंने उनको सांत्वना दी कि आप ठीक है रुक जाइए। तो जैसे ही काम शुरू हुआ, सब लोगों से मुझे काम मिलने लगा। तो जब मैं सूरत जाता था, पार्टीज़ में जाता था, कहीं पर कुछ होता था, तो लोगों का नज़रिया चेंज हो गया अपने आप ही। जो लोग बोलते थे कि अरे तल ऐसा है, तल वैसा है, छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं होता है, वही लोग मेरी वाइफ को पूछते थे कि अरे हेतल कब आएगा, ज़रा बताना, हेतल के साथ फ़ोटो वोटो लेनी है, अभी तो वो स्टार बन जाएगा तो फिर हाथ में नहीं आएगा। दिन पलटते ना, दिन पलटते हैं, लोग पलटते हैं। वही लोग जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे थे वो अच्छा बोलने लगे। सो आई थिंक मुंह बंद करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं है ना। हाँ, मतलब डोंट बॉदर दैट काइंड ऑफ पीपल, डू नॉट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन, जस्ट मूव अहेड, गो अहेड, मूव फॉरवर्ड। नहीं तो यही सब कचरा हम डालते रहेंगे तो हम हमारा काम कब करेंगे? फिर क्रिएटिविटी मर जाएगी ना सर। और हम जिस फील्ड में वहाँ क्रिएटिविटी मरने नहीं दे सकते। करेक्ट। सर आपने बहुत सारी एड फिल्म्स की है और आपने बहुत साल से ये किया है, और उसके साथ साथ में आपने टीवी भी किया है, आपने फिल्म्स भी किए हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि विच इज बेटर, विच वर्क डू यू लाइक द मोस्ट? कभी ऐसा कंपैरिजन नहीं किया मैंने, बट मैं ये मानता हूँ कि एक्टिंग रिलेटेड कुछ भी है ना तो वो मेरे लिए नारायण समान है। क्योंकि नारायण के पीछे जाओगे ना तो ही लक्ष्मी अपने आप पीछे आएगी। ये एक फंडा है, ये हमारे धर्म में भी लिखा हुआ है, ये मेरे गुरु भी हमेशा बोलते हैं कि वो कैसा होता है ना कि हम ये सोच लेते हैं कि मुझे 10 ऐड मिल गए तो अभी यार मैं ऐड ही करूँगा, अभी मुझे ऐड के अलावा कुछ नहीं करना है। नो, मैं बल्कि सबको ये बोलता हूँ कि एक्टिंग रिलेटेड कुछ भी मिले तो करो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, डजेंट मैटर। मैं एक्चुअली वो भी पूछने वाली थी, आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़ा ब्रेक मिले तो बेटर होगा? यार कैसा है ना कि ये अपने ही लाइफ के एग्जांपल से मुझे सीखने को मिला। मैं एक जगह पे एक दिन के कैरेक्टर के लिए मुझे बुलाया गया था। हाँ,
सिर्फ 1 दिन का था और मुझे उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर करना था और उसमें कुछ लाइनें भी मेरे ख्याल से नहीं थी, 1-2 लाइन थी बस। और ये मुझे डायरेक्टर ने पहले से ही बोल दिया था। अच्छा। जबकि वो मुझे जानते नहीं थे, बट उन्होंने बोला था कि देखिए सर कैसा है ना कि उसमें लाइन वाइन कुछ नहीं है, लेकिन है फिल्म का कैरेक्टर है ऐसा ऐसा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, करूँगा मैंने किया। तो जिस दिन मेरा शूट था उस दिन उस बंदे ने पता नहीं क्या हुआ, उसके दूसरे के कुछ लाइन थे वो मुझे दे दिए, कुछ सीन्स जो नए उन्होंने डेवलप करने थे वो मुझ पे डेवलप किए। ये सारी चीज़ें बन के कुछ 4-5 सीन बना दिए उन्होंने। बोला सर आप तो बोल रहे थे कि एक ही सीन है, डायलॉग भी ऐसे ऐसे। बोले सर आपका काम बहुत अच्छा लगा सर, आप बहुत नीयत बहुत साफ़ है आपकी और मुझे आप बहुत प्योर हार्टेड लगे, तो मुझे लगा कि आपका इस्तेमाल करना चाहिए, आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने ले तो लिए 5 सीन, अभी पता नहीं उसमें से कितने लगेंगे, लेकिन ये मुझे कॉन्फिडेंट है कि ये होगा। सेम थिंग मेरे साथ कैसे हुआ कि मैं ओ माई गॉड मूवी के लिए सेलेक्ट हुआ और उमेश शुक्ला सर ने मुझे बुलाया था, तो उन्होंने ओ माई गॉड के लिए बुलाया था मुझे। हमने दिल्ली, यस, उसमें मैंने न्यूज़ रीडर का कैरेक्टर किया था, न्यूज़ रिपोर्टर का कैरेक्टर था। तो हम लोग दिल्ली गए थे एबीपी न्यूज़ की ऑफिस में। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मुझे पूरी स्क्रिप्ट दी गई थी, कुछ 6 सीन भी दिए गए थे, अलग अलग डायलॉग। मैं बहुत खुश था, मैं रास्ते में लर्न बाय हार्ट करके गया था, डायलॉग भी याद करके गया था। वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर 3 और ब्यूटीफुल लड़कियों के हाथ में सेम स्क्रिप्ट 3 अलग ब्यूटीफुल लड़कियों के सामने। और मुझे भी परफॉर्म करना था और उनको भी सेम परफॉर्म करना था। मतलब इट वाज लाइक एन ऑडिशन? या नो, इट्स नॉट लाइक ऑडिशन, इट्स लाइक वो शूट ही हो रहा था। अच्छा। बट डायरेक्टर देखना चाहता था कि किसका अच्छा है, इसका अच्छा है, इसका अच्छा है, इसका अच्छा है, इसका अच्छा है। ओके। तो उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि किसका लगाना है मुझे टेक। सो वो 3 लड़कियां भी और मैं भी, सबने सेम शूट किया। अब मुझे लगा कि अभी इतनी सुंदर लड़कियों को लिया है तो बट नेचुरल फिल्मों में तो ग्लैमर ही दिखता है। बट फॉर्चुनेटली हुआ यूं, जब फिल्म रिलीज हुई, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं इस फिल्म में हूँ, बट जब फिल्म रिलीज हुई, प्रीमियर हुआ, तब मुझे लगा कि गॉड इज़ ऑलवेज अ काइंड। जो लड़कियाँ आई थी उनका सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर टेक हुए हैं, उन सबको वहाँ से एडिट में से निकाल दिया, सारे के सारे टेक मेरे लगाए गए। वाओ। And that is I am so much grateful. It was very prominent also आपका। Absolutely prominent character. आपका एक्चुअली में पीके में भी काफी prominent character था। Yes. You were playing a doctor character। हाँ। वो भी मैंने किसी को बताया नहीं था क्योंकि आमिर खान थे और राजकुमार हिरानी थे। हाँ, पता नहीं क्या कट ऑफ हो जाए, क्या निकले, फाइनल टेक क्या निकलेगा, वो कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा कि किसी को बताते नहीं है। जब फिल्म रिलीज हुई तो सबने देखी, मैंने भी देखी, तो मुझे लगा कि चलो एक छोटे से सीन के लिए भी रखा आमिर खान ने। नहीं, पर आपने किया भी बहुत अच्छा है। या ये तो है यार, और उनके सामने एक्ट करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। या इट्स अ बिग थिंग बिकॉज राजकुमार हिरानी सर भी कुछ बोल नहीं पाते थे। मुझे इंट्रोड्यूस कराया राजकुमार हिरानी सर ने कि ये डॉक्टर का कैरेक्टर कर रहे, हेतल है, हेतल आमिर आपको बताएंगे कि इस कैरेक्टर में क्या है कैसे। सो पूरा कैरेक्टर ब्रीफ मुझे राजकुमार हिरानी सर की जगह पे आमिर खान सर ने दिया था। सो उन्होंने मुझे पूरा कैरेक्टर बताया था और ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। ऐसे नहीं बोलते ना उनको परफेक्शनिस्ट। यस, और मैंने देखा उनका परफेक्शनिस्ट। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। और फिर मेरा एक टेक जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने रखा। सो मुझे पूछा था राजकुमार सर ने कि हेतल कुछ और टेक दे सकता है, तो मैंने बोला हाँ यस सर आई कैन गिव यू। सो मैंने वो कैरेक्टर में और 2-3 टेक दिए। सो उनको अच्छे लगे, गुड है। तो उसमें एक जो अच्छा था वो उन्होंने रखा था। सर ऐसे एक्चुअली मैं बहुत सारी फिल्में बोल सकती हूँ, जैसे बैंग बैंग, truelove.com. I can't forget that scene because that's the first time वो दोनों मिलते हैं आमने सामने। That scene is very crucial and important and you play a key role in that whole scene. Yes, in the whole scene। और उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई थी कटरीना कैफ के साथ। ओके। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं सुना। हाँ बिल्कुल सर। सो कैसा था ना कि कटरीना कैफ पहले दिन आई थी, तो वो होटल मैनेजर का कैरेक्टर था, बहुत छोटा सा था। तो मैंने मतलब जब वो सीन स्टार्ट हुआ तो कटरीना कैफ का लगा था, मेरे ओए से कटरीना कैफ का क्लोज लगा था। सो पहला दिन था और मैंने अच्छे से डायलॉग दिए उनको, उन्होंने भी अच्छे से एक्ट किया। और जब कैमरा कटरीना कैफ के बैक पे गया, मेरा क्लोज लगा था उनके ओएस से,
सो सिद्धार्थ आनंद सर जो कि डायरेक्टर थे वहीं पर थे। सो उन्होंने, मैंने करके बताया उनको, सो वी वर सो इम्प्रेस्ड। सो उन्होंने बोला कि हेतल कुछ ऐसा कुछ करके दे सकता है क्या मुझे? मैंने बोला यस सर। सो मैंने वो भी करके दिया। सो कटरीना कैफ वाज लाइक ओके, शी वाज स्टैंडिंग देयर। सो कुछ 3 टेक लिए थे, तीनों अच्छे टेक थे, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब टेक था इसी वजह से दूसरा तीसरा लिया, वेरिएशन ले रहे थे, उनको वेरिएशन चाहिए था। सो मैंने दिए वेरिएशन, उनको अच्छा लगा डायरेक्टर को मेरे साथ। सो वेरी गुड हेतल, वेरी गुड, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू करके उन्होंने छोड़ दिया। दूसरे दिन मेरा सीन था कटरीना कैफ के साथ, नहीं वहाँ पर वो मैं उसको दिखाता हूँ कि ये लंबा सा बिल है, वो कौन चुकाएगा। सो कटरीना कैफ मैम आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने बोला चले ना हम थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं। दैट वाज द मतलब उनको पहले दिन लगा होगा कि होगा कोई एक्टर 1-2 दिन वाला आया होगा, बट जब उनको पता चला कि ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ अ थिएटर पर्सन, सो एक रिस्पेक्ट आ जाता है सबको, थिएटर पर्सन की एक अलग रिस्पेक्ट रहती है। नहीं सर, बट आप एक्चुअली मैं आपका कोई भी रोल बोलूँ, जैसे अभी रिसेंटली दैट आई रिमेंबर क्रू, क्या आपका रोल बहुत बड़ा नहीं है उस मूवी में, बट इट इज़ अ क्रूशल रोल। सो यू ऑलवेज वॉट एवर रोल्स आपको मिले भी हैं वो क्रूशल है। डॉक्टर वाला रोल भी क्रूशल था, वो रिपोर्टर वाला रोल भी क्रूशल था। इवन दिस क्रू में जो आप यू आर प्लेइंग अ कैप्टन who flirts with Tabu ma'am, yes, and it is not easy to flirt with Tabu ma'am. तो I think आपको बहुत लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी थोड़ी हाई वाली मिली है ना? yes. क्योंकि भगवान जानते हैं ना कि कर सकते हो ये कर सकता है तो इसको दे सकते हैं, आपको वही दिया जाएगा जो आप कर सकते हो। उसमें भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए, काफ़ी सारे बच्चन साहब के साथ काफ़ी सारे अच्छे एक्सपीरियंस, उनके साथ 4 बार काम किया है मैंने। सो प्लीज शेयर कीजिए ना सर। बच्चन साहब इज अ जैम ऑफ अ पर्सन। वो आपको जब आप उनके साथ काम करते हो तो वो इतना कंफर्ट लेवल में डाल देते हैं, इतना कंफर्ट लेवल में कि आपको लगता ही नहीं कि सामने बच्चन साहब बैठे, आपको एक कैरेक्टर सामने बिठाया ऐसा लगता है आपको। सो मैं बहुत नर्वस हो गया था पहली बार जब उनके साथ ऐड किया था लक्सर नैनो क्लीनर का। सो मैं बहुत नर्वस हो गया था, और क्योंकि बच्चन नाम ही इज अ गॉड, डेफिनेटली अमिताभ बच्चन सर इज अ गॉड, और उनके साथ काम करना मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एवरीवन। फिर उन्होंने उनको पता चल गया कि ये थोड़ा नर्वस हो रहा है, सो उन्होंने मुझे थोड़ा कंफर्ट जोन में डाला, मेरे साथ बैठे। मैंने बोला सर रिहर्सल कर सकते हैं? यस यस ऑफ कोर्स करेंगे, हम 10-12 नहीं 20-25 रिहर्सल करेंगे। ही वाज लाइक दैट। दैट इज सो स्वीट ऑफ हिम ना। इट इज सो स्वीट ऑफ हिम। अब डायरेक्टर नहीं बोल सकता था उतना जितना उन्होंने मुझे कंफर्ट जोन में डाला, और फिर हमने बहुत अच्छे सीन्स किए। और एंड आप देख सकते हो लक्सर नैनो क्लीनर ऐड में वो मेरे साथ में ही सीन थे सारे उनके। सो या फिर उनके साथ दूसरी बार भी काम हुआ zoom.com की ऐड में, तीसरी बार हुआ BBC की एक ऐड थी जिसमें तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप लक्सर नैनो क्लीनर आपके साथ किया था राइट मिस्टर पुनी वाला, राइट? मैंने बोला यस सर। वाओ, थैंक यू सो मच सर, आपने याद रखा। सो इट इज लाइक दैट। दैट इज सच अ बिग थिंग ना कि such a big, वाओ, आप बोल रहे हो और गूज़बम्स मुझे आ रहे हैं जैसे मेरे साथ हुआ हो। It is like that, yeah. बट आप बोलते हो कि यू आर ब्लेस्ड एंड एवरीथिंग, बट सर एक बात ये भी है कि आप कभी उस चीज़ से भागे नहीं हो, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आपको वो चीज़ ज़्यादा मिली है। सो द लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो इंक्रीज हुई है बिकॉज आपने हर टाइम वो अटेन की है उसको। अमिताभ बच्चन सर के साथ में काम करना, चाहे वो कितना ही कंफर्टेबल क्यों ना कर दे, फिर भी उनका एक ऑरा, एक प्रेजेंस ही काफ़ी है किसी को नर्वस करने के लिए। Of course. But I think you've done that very well. Yes, very well done, very well done. अब मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई एक्टर सामने होता है तो मैं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ना कि किसी के अभाव में मत रहो, किसी के प्रभाव में भी मत रहो, अपने स्वभाव में रहो। सर ये सब कहाँ से लेके आते हो सर आप? कि आप इतना मंत्राज आ गए ना, अभी तक कम से कम 4 तो मैं गिन चुकी हूँ। You read a lot, sir? Yes. I can sense that.
क्योंकि वर्ड्स आपके वही निकलते हैं जो हम रीड ज़्यादा करते हैं। हाँ, और मैं मूवीज़ भी ज़्यादा देखता हूँ। मैं मूवीज़ देखने का मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं मूवीज़ में ये देखता हूँ उसने कैसे बनाया है, कैसे उसने शॉट लिया है, कैसे एक्ट किया है उसने। दैट इज़ वाई इंग्लिश मूवी में से आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख सकते हो जो ऐड में काम में आती है। बिकॉज ऐड में आपको 100% देना होता है। एक 30 सेकेंड ऐड में आपको 10 सेकेंड ही मिलते हैं, 20 सेकेंड्स तो प्रोडक्ट को जाते हैं। 10 सेकेंड्स में आपको ये दिखाना होता है कि वो प्रोडक्ट आपको कहना क्या चाहता है। और ये 10 सेकेंड में आप सिर्फ डायरेक्टर ने बोला उतना ही कर दोगे तो खत्म हो गई ना बात। फिर तो डायरेक्टर है, मैं एक्टर हूँ, मैं अपना दूंगा सर आपको। सो डायरेक्टर अपना जब बोलता है तब मैं वो करता हूँ, फिर मैं अपना भी आउटपुट देता हूँ। और उनको जो मेरा दिया हुआ आउटपुट होता है वो उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि ऑथेंटिक होता है ना। ऑथेंटिक होता है और अंदर से निकला हुआ होता है ना। वो मैंने जो उनका किया वो तो मैकेनिक है ना, बट मैंने अपना जो किया वही ऑथेंटिक है और वही पसंद आता है लोगों को। वही नेचुरलनेस पसंद आती है लोगों को। बहुत नेचुरल ही रहना चाहिए एक्चुअली। लोगों को ये मान्यता है अंदर से कि एक्टिंग करना मतलब वो एक्टिंग सच में करना होता है। और एक्चुअली एक्टिंग करने का मतलब है कुछ मत करो, नेचुरल रहो, दैट्स इट। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं यही एक्टिंग है। सर ऐसा बोलो मत, मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी क्योंकि मेरे को एक्टिंग आती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है एटलीस्ट। बट यू आर अ वेरी गुड I'm a good host, I know that, but acting I don't think I can ever do. But you can do. सर अलग सब्जेक्ट है वो। सर आप जब सूरत से आए तब आपने ये सोचा था कि मैं मुंबई में ही रहूँगा, ऐसा कुछ प्लानिंग था? नहीं, सोचा तो नहीं था कि मैं मुंबई में ही रहूँगा। आपने सोचा था मुंबई में घर खरीदोगे? नहीं, एक्चुअली ऐसा सोचा था कि जब काम होना शुरू हुआ ना तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट आने लगा कि मैं यार अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही रहा हूँ और कर लूँगा मैं, तो मैं यहाँ पर घर ले सकता हूँ अब। वाह, ये सोचा मैंने। सबसे पहला यही थॉट आया था कि मुझे यही करना है और यहीं पर मैं अगर मैं यही करते करते मरूंगा ना तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट लाइफ टाइम के ऊपर पोस्टपोन नहीं करना है। मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि अभी ये लाइफ टाइम में ईश्वर ने मुझे ये जन्म में मुझे ये एक्टर बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, आगे मुझे जो करना है वहाँ पर भी वही पहुँचाएगा। बिल्कुल। तो मैं अभी नेक्स्ट लाइफ टाइम में पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ ये लाइफ टाइम में सब खत्म कर दो। नेक्स्ट लाइफ टाइम में वापस ये नहीं कर सकते हैं आप। वापस से ये फ्रॉम स्क्रैच चालू करना पड़ेगा। फ्रॉम स्क्रैच चालू करना पड़ेगा फिर वापस। तो सर फिर ये मुंबई वाला घर जब लिया बहुत आसान था ना? नहीं। ये अब जानबूझ के पूछ रहे हैं सर। मुंबई में घर आसान बहुत मुश्किल चीज है, मुझे पता है सर। सब कुछ मिल जाता है, घर नहीं मिलता। कैसे हुआ सर? क्या था मतलब मेरे लिए कुछ ऐसा था कि ये जो कमाई जो थी वो कहीं यूज़ नहीं की, अपने आप को बचाया, बहुत सारी चीज़ें बचाई। जहाँ पर मुझे लगता था कि मैं 3 टाइम की जगह पे 2 टाइम खा के चला सकता हूँ, वो करके। जहाँ पर मुझे लगा कि ये कपड़े की जगह पे मैं ये कपड़ा लेके चला सकता हूँ, वो मैं रीबॉक के शूज़ की जगह पे मैं ये अच्छे से दूसरे ब्रांड के कम पैसे के शूज़ लेके मैं चला सकता हूँ। तो ये सारे पैसे मैं इसलिए भी बचाता था क्योंकि मुझे अपना घर करना था बम्बई में। और यही सारी चीज़ें थी जो मुझे काम में आई। बिकॉज मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा जो बचत होती है ना वो दूसरा भाई होता है। सो वो बचत करते गया और कुछ पैसे आने थे, वो सब इकट्ठा करके डाउन पेमेंट दिया और फिर लोन कर लिया, हो गया घर। सर आपने बातों बातों में इतनी बड़ी सीख दी है लोगों को, कि स्पेशली आज के टाइम के लोगों को, कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए आपके लाइफ का। हर चीज़ आज ही जी लेनी है, हर चीज़ आज ही कर लेनी है और कल के लिए कुछ नहीं बचाना है। ये थॉट प्रोसेस में बिल्कुल गलत है और इसीलिए लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आज पैसा है कल नहीं है, तब क्या करोगे। तो वो बचाना भी ज़रूरी है। क्योंकि जनरली कैसा होता है ना आंचल कि यहाँ पर लोग यही सोच के आते हैं इंडस्ट्री में। आज हर घर में देखोगे तो एक एक्टर है, हर घर। मतलब अगर आप एक घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाओ, हर कोई अपने आप को एक्टर समझता है। हाँ समझता है। हाँ सर, हाँ मतलब ऐसा ही है। मतलब एक्टर रील पॉइंट ऑफ व्यू से,
या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, लोग यही सोच के यहाँ पर बम्बई में आते हैं कि अरे हम भी कर लेंगे भाई, मेरे दोस्त ने बोला है। कुछ 3-4 ऐसे पंटर लोग बोलते हैं कि अरे तू बहुत अच्छा लग रहा है, दिखता भी अच्छा है, हाइट बॉडी है, तो तू भी जा करके बम्बई में आ। बम्बई आ तो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, ये मेरे आने वाले जितने भी दोस्त लोग हैं जो यहाँ पर स्ट्रगल के लिए आने वाले, जो सर्चिंग के लिए आने वाले, ये उनके लिए है कि प्लीज़ अपने आप को सर्वाइविंग का माध्यम मत बनाइए। यहाँ पर आके आप ये इंडस्ट्री में से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो या तो आप अपना सर्वाइविंग का अलग से मैनेज करके आइए, बंदोबस्त करके आइए, और फिर इस इंडस्ट्री में आप आइए। क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में, अगर आपको लगता है कि मैं इसमें से सर्वाइव कर लूँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके पास कम से कम, मान लो अगर आपका 1 महीने का एक्सपेंसेस टोटल मिला के 50,000 है, तो आपको कम से कम 6 महीने के हिसाब से 50,000 मतलब कितना हुआ? 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया आपके पास कम से कम आज की तारीख में होना चाहिए, ताकि आप सर्वाइव कर पाओ यहाँ पर। क्योंकि 3 महीने में हो सकता है आपके पास काम हो चाहे नहीं हो, सर्वाइव आपको कैसे करना है ये आपका टेंशन नहीं रहेगा। नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे। फ्रस्ट्रेशन रहेगा तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। काम नहीं कर पाओगे तो आपको लगेगा चलो यार यहाँ पर कुछ नहीं होता है, चलो वापस। सो ये ये इंडस्ट्री ना माया जाल इसीलिए बोलते हैं इधर, कि आप माया में फंस जाते हो फिर। राइट। So, जो आपको करना है वो फोकसली आप कर नहीं पाते। और सर इसके फिर 2 परिणाम होते हैं। एक होता है लोग लौट जाते हैं, दूसरा होता है कि लोग जॉब वगैरह पकड़ लेते हैं, और तीसरा एकदम एक्सट्रीम वाला होता है कि लोग प्रॉब्लम नहीं खत्म कर सकते तो खुद को ही खत्म कर लेते हैं। करेक्ट। और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही एक लाइफ टाइम नहीं है। यही एक लाइफ टाइम में आपको करना है, ऐसा नहीं है। आप कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। मैं सबको बता रहा हूँ, हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी है, कम या ज़्यादा मात्रा में, लेकिन है। हाँ। उस क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए आप अपने आप पे काम कीजिए। अगर कुछ अच्छा आज नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिए कुछ अच्छा होने की तैयारी में है। बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना है, मैं खुद भी इंडस्ट्री का हिस्सा रही हूँ बहुत सारा। पीपल से कि इंडस्ट्री में लोग बहुत फेक है, देयर आर नो ट्रू फ्रेंड्स इन इंडस्ट्री। आपको कोई रियल साथी नहीं मिलता इंडस्ट्री में। व्हाट इज योर टेक? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? एक्चुअली ये थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहने की ज़रूरत है। आप हमेशा गुडी रहोगे तो फिर वो सामने वाला आपका फ़ायदा भी उठा के ले जाएगा। बट आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। सो हर चीज़ को आपको प्रोस एंड कॉन्स की तरह देखना पड़ेगा। सामने वाला किस जोन में है, उस जोन में हम कैसे रह सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं उसके साथ, कितना जा सकते हैं, कितना लाइन बना सकते हैं। लाइन बना के रखना पड़ेगा बम्बई में, नहीं तो आपको लोग उल्लू बनाते जाएंगे और आप बनते जाओगे। आई एग्री विद दैट। हाँ, तो वो वैसे ही लोग, बट आई थिंक वो सबके साथ, वो इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो हर जगह के लिए और हर चीज के लिए स्पेसिफिक। हाँ, वो ऐसे ही है। जनरली हम क्या करते हैं ना कि आजकल हम लोगों को सुधारने लग जाते हैं सडनली। सर ये गलती मैंने की है सर। हाँ, मतलब वही प्रॉब्लम होता है ना। प्रॉब्लम सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक तभी बनती है जब हम उसको सुधारने लगते हैं। भाई तू ऐसा ही है, एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट द पीपल इन सिचुएशन द वे दे आर। अगर आपने एक बार एक्सेप्ट कर ली तो आप अपने आप को तो बचा लोगे कम से कम। करेक्ट, सही बात है। हाँ। और जब भगवान हम सबको इतने डिफरेंट वेरिएशन में एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें भी लोगों को एक्सेप्ट करने की थोड़ी सी कोशिश तो करनी चाहिए ना। अभी भगवान जो अपना काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हमें भी अपना काम करना चाहिए। ऐसे लोगों से बचना है तो, बट है बम्बई में ऐसे लोग जो अच्छे लोग भी है, बट उसकी मात्रा बहुत कम है। हमें संभाल के रहना चाहिए। हर किसी को भी पैसे नहीं देने चाहिए। पैसे अगर दे रहे हैं तो मतलब उसकी एवज में कुछ और उनसे ले लो, या मतलब मेरे हिसाब से तो प्रिकॉशियस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुंबई में हर दूसरा घर छोड़ के तीसरा चीटर है। सो मेरे साथ भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुए हैं। सो वो ठीक है, वो जाते जाते समझ में आता है, बट आप लोग उसमें नहीं पड़े, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। बाकी एक्सपीरियंस करोगे तो पता चल ही जाएगा। पर आई थिंक सबसे बड़ा टीचर तो एक्सपीरियंस ही है सर। एक्सपीरियंस ही है। वो क्लासेस की फीस आप एक बार भर देते हो ना, फिर आप लाइफ लॉन्ग के लिए सीख जाते हो। सर आपका मदर टंग इज गुजराती। यस। और एक लॉयल्टी होती है, and I am proud of it. है ना। हाँ सर, मैं वही कह रही हूँ कि एक लॉयल्टी होती है अपने लैंग्वेज के प्रति। आपने आपके लैंग्वेज में काफी काम किया है,
थिएटर ही नहीं, आपने फिल्म्स भी की है, टीवी शोज भी किए हैं, आपने किया है गुजराती में बहुत काम। और वन ऑफ योर मूवी व्हिच वाज रॉन्ग साइड राजू, व्हिच वाज बहुत बड़ी मूवी थी और उसे कुछ अवार्ड भी मिला था नेशनल। यस, इट्स अ नेशनल अवार्ड भी नहीं, और बहुत ही बड़ी मूवी थी उस वक्त की। गुजराती का जो ट्रेंड शुरू हुआ है अभी, वो ट्रेंड वहां से शुरू हुआ था, रॉन्ग साइड राजू से। रियली? यस। ये कौन से साल में बनी थी? ये 2016 में बनी थी। ओह यार, बहुत टाइम हो गया। और वहाँ से लोगों ने गुजराती फिल्में बनाना शुरू किया कि अगर ऐसी फिल्में बन रही है गुजराती में। कौन थे आपके साथ में उसमें? मेरे साथ प्रतीक गांधी थे, जो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हम लोग साथ में थिएटर करते थे सूरत में, वो भी सूरत से ही है। अरे वाह, हाँ वो मुझे पता है, वो सूरत से है, ये बात पता है। तो अच्छा कैरेक्टर था मेरा भी उसमें, बहुत अच्छा रोल था मेरा। तो उसमें भी कैसा था ना कि डायरेक्टर काफी टाइम से ढूंढ रहा था ये कैरेक्टर के लिए, जो पार्थ का कैरेक्टर था, जो लॉयर बना हुआ है मैं उसमें। सो काफी टाइम से ढूंढ रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, समहाउ एक दिन मेरा एक दोस्त मिला मुझे, यार तू गुजराती है ना? मैंने बोला हाँ। यार एक ऐसा मेरा दोस्त है, वो कुछ गुजराती फिल्म कर रहा है, देख बात कर उससे। सो अगेन आई एम सेइंग, मैं स्पॉन्टेनियस तो हूँ ही, मैंने तुरंत नंबर लिया, तुरंत फोन किया। तो निखिल मुसले इज अ डायरेक्टर, जो जिसने उसके साथ कुछ बात की होगी, वो भी उसका दोस्त था। तो मेरे दोस्त ने बताया कि बात कर इससे, तो मैंने बात की उससे, तो बोले हाँ सर आपका प्रोफाइल भेज दो। उसने लाइटली लिया और मैंने बोला ठीक है सर मैं भेज देता हूँ। जैसे मैंने भेजा उसको, तुरंत उसका वापस कॉल आया, अरे सर आप गुजराती हो? मैंने बोला हाँ। बोले सर आपका तो प्रोफाइल आया था मेरे पास, आप तो पंजाबी जैसे दिखते हो। आप मतलब गुजराती हो, मुझे पता नहीं था, मुकेश छाबड़ा ने भेजा था मुझे आपका ऑडिशन। मैंने बोला सर तो बताइए क्या है। सर आप अहमदाबाद आ सकते हो? मैंने बोला हाँ। फ्लाइट का टिकट भी है उसने, मैं अहमदाबाद पहुंच गया दूसरे दिन सुबह, और वहाँ मीटिंग हुई उनके साथ। बोले सर ये कैरेक्टर के लिए हमने करीबन 60 से 70 ऑडिशन किए सर, बंदा मिल ही नहीं रहा है, और आपके एक फोटोग्राफ ने काम कर दिया, आप लॉयर के काफी कैरेक्टर कर चुके हो। सर आज भी लग रहे हो आप, केस लड़ लोगे आज भी। तो उन्होंने बात की और एक रीडिंग कराई और फाइनल हो गया। उसी दिन से शूट इसी कैरेक्टर की वजह से रुका हुआ था शूट उनका। वाह। और वहीं से स्टार्ट हो गया। सो ये फिल्म ऐसे। और उनका अनुराग कश्यप सर का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट उसमें? अनुराग कश्यप सर ने काफी गाइडेंस दिया था। फैंटम जो कि तब अनुराग कश्यप सर फैंटम में थे, तो फैंटम ने ये फिल्म रिलीज की थी, तब बहुत बड़ी बात थी कि एक हिंदी फिल्म रिलीजर जो है वो गुजराती फिल्म को रिलीज कर रहा है। सो अनुराग सर को ये पता नहीं था कि मैं इतने सीरियस, क्योंकि उसमें मेरा बहुत सीरियस कैरेक्टर था। और मैं जनरली तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी कैरेक्टर्स ही करते आया था। सो अनुराग सर ने मुझे बोला था कि यार तू कॉमेडी छोड़ के इतना सीरियस कैरेक्टर भी कर रहा है तू, अच्छा किया है तूने, वेरी गुड, आई रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसा अनुराग सर ने बोला था। और तभी उन्होंने अभी मुझे एक फिल्म के लिए साइन किया है, कैनेडी करके फिल्म आ रही है उनके साथ मेरी। अच्छी कैनेडी इज अ वेरी गुड फिल्म, अच्छा रोल था उसमें भी, अच्छा रोल है मेरा। वाह, कुछ शेयर करेंगे सर उसके बारे में? या उसमें भी अगेन आई एम सेइंग हर चीज़ की स्टोरी है। मतलब ऐसा है कि नाइट का शूट था, मुझे 6 बजे बुलाया था, तो मैं रात को 6 बजे बलाड पियर चर्चगेट पहुंच गया था। सो असिस्टेंट डायरेक्टर तो कैसे होते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि सर हेतल आ गए हैं। हाँ हेतल को चौथी वाली वेनिटी में डाल दो, वो 4-5 जने जो बैठे ना उसके साथ में बैठा दो। मैंने सुना वो वॉकी टॉकी पे वो बात कर रहा था। मैंने लाइट ले लिया, इट्स ओके। गया मैं वहाँ पर, कुछ 3-4 जने बैठे हुए थे वैनिटी में, छोटी सी वैनिटी थी, बैठ गया मैं वहाँ पर। ऐसा नहीं था कि तब मैं वैनिटी मांग नहीं सकता था, मैं मांगता तो मिल जाता मुझे, लेकिन मैंने सोचा कि ये बंदा जो है ना, इसने बड़ा गलत तरीके से बात किया, मैं जो फ़ोन पे बात किया। मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो दिस वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर? दिस वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विथ अनुराग कश्यप। सो उन्होंने कहा कि इनको, उन्होंने उस बंदे को बोला वॉकी टॉकी पे कि भाई उनको लास्ट वाली वेनिटी में डाल दो। ओके। तो स्पॉट दादा आए, उन्होंने पूछा सर क्या चाहिए? मैंने बोला सर कॉफ़ी मिल जाएगी क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ सर भेजता हूँ। वो बंदा शाम को 6:30-7 बजे पूछ के गया था, सुबह 4:30 बजे तक वो पूछने ही नहीं आया मेरे पास। वाह। और सुबह 4:30 बजे मुझे टेक के लिए बुलाया गया। तो मैं शाम को 6 बजे से बैठा था, सुबह 4:30 बजे तक मैं वेट करता रहा अपने रोल का।
फिर आया वो वापस वो वॉकी टॉकी पे, सर आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ हेतल को जल्दी लेके आओ, हेतल को क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है। हेतल चल रहा था वहाँ पर। ठीक है कोई बात नहीं। कैनेडी करके एक बंदा है जो गाड़ी चला रहा है और उसके पीछे मैं बिल्कुल बेहोश हालत में, खून निकल रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ पीछे ऐसे करके, मुझे पता ही नहीं है, होश नहीं है मुझे, क्योंकि वो मुझे कहीं से मार के लेके आया, वहाँ पर मेरे को फेंक देगा वो, ऐसा एक सीन था। ये मुझे अनुराग कश्यप सर ने समझाया। अनुराग कश्यप सर को बोला मैंने कि सर क्या सीन है, तो उसने बोला कि देख ऐसा ऐसा है, वो गाड़ी में आ रहा है, तुम पीछे बैठो, वो तुम्हारा कॉलर पकड़ेगा, बाहर निकालेगा और वो लेके चला जाएगा, बस दैट्स इट, इतना ही कैरेक्टर, इतना ही रोल है अभी आज के दिन। ठीक है सर। सो अनुराग कश्यप सर ने मुझे सीन समझाया और सीन शुरू हुआ, एक्शन हुआ, और मैं बैठा हुआ पीछे गाड़ी में, वो कैनेडी निकलता है ड्राइविंग सीट से, मुझे पकड़ता है और पकड़ के बाहर फेंक देता है और मैं रास्ते पे गिर जाता हूँ। ये सीन है। वो गाड़ी लेके निकल जाता है, जैसे ही वो निकलने लगता है ना, मैं होश में आता हूँ, मैं उसको पकड़ता हूँ, गाड़ी को ठोकता हूँ पीछे से, क्या कर रहा है, रुक, तू जानता नहीं है मेरे को, गाली गलोच, रुक, समझता क्या है तू अपने आप को, तू जानता नहीं है मेरे को, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। पत्थर उठाता हूँ, इधर इधर ढूंढता हूँ, पत्थर उठा के मारता हूँ मैं उसको, समझ में नहीं आ रहा है। एक साइकिल वाला वहां पर से जा रहा है, जो पेपर वेपर लेके जो सुबह जाते हैं ना, वैसे एक साइकिल वाला जा रहा है वहां से, मैं साइकिल वालों को रोक रहा हूँ, भाई रुक मुझे लेके जाओ वहां पर, क्योंकि वो भी हबक गया था कि इस बंदे को खून निकल रहा है, गाली गलौज कर रहा है रास्ते में सुबह 4:30 बजे, कौन है क्या है कुछ पता नहीं है। वो साइकिल वाले को मैंने बोला भाई मेरे को लेके चलो उसके पीछे, गाड़ी के पीछे लेके चल मेरे को लेके चल, गाड़ी के साइकिल के पीछे बैठ गया, वो लेके जा रहा है। ये सारा सब कुछ सीन हुआ, तब तक कट नहीं बोला उन्होंने, मतलब वो क्योंकि फील आ रहा था उस चीज का, क्योंकि उनको लग रहा था ना सीन बन रहा है तो बनने दो ना, प्रॉब्लम क्या है। और जब ये सीन खत्म हुआ, कट हुआ, क्योंकि उसको भी पता नहीं था ना बंदे को कि वहां पर कैमरा लगाया हुआ है। वो साइकिल वाला कंटिन्यूटी में था क्या? नहीं, ये कुछ भी नहीं था कंटिन्यूटी में। वो बंदा जो वहां पर साइकिल लेके जा रहा था, वो अचानक से रुक गया मुझे देख के कि भाई ये क्या हो रहा है, आपको क्या हुआ भाई। मैं बोला भाई लेके चल उस गाड़ी के पीछे लेके चल मेरे को, लेके चल मेरे को। कन्विक्शन था उतना, कन्विक्शन था इतना, और वो लेके गया मेरे को, गाड़ी लेके आगे, साइकिल आगे लेके तक गया मेरे पास। अनुराग कश्यप सर खड़े हुए और जोर से तालियां बजाई, 1 टेक शॉट, इतना अच्छा लगा, अरे तलवा क्या बात है, मजा है। वो हंस रहे थे कैमरा के पीछे, हंस रहे थे। यहां से ड्रास्टिक चेंज। अभी देखो, मतलब काम की कितनी वैल्यू होती है ये देखना चाहिए। जैसे ये सब हुआ ना, वो असिस्टेंट डायरेक्टर जिसने बोला था ना कि हेतल को चौथी वैनिटी में डाल दो, वो बंदा पता है, हेतल सर को स्कूटी दो, चाय पिलाओ, कॉफी लो। सर क्या पियेंगे आप, चाय कॉफी, जूस मंगाऊं सर आपके लिए। वाह, पूरा क्राइटेरिया चेंज हो गया। एक स्पॉट दादा जो मुझे सुबह शाम को 6 बजे पूछ के गए थे, वो मेरे पास वापस आए और खड़े रहे वहीं पर। ये आपने अर्न किया। यही अर्निंग है। आप बोल के नहीं लोगों के मुंह बंद कर सकते, आपको करके दिखाना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा वैसा एक्टर नहीं है, ये किसी के पिंजरे में बंद होने वाला एक्टर नहीं है, कोई अलग एक्टर है। जिसे हम समझते थे वो अलग एक्टर है, ऐसा है। वाह सर, अभी कोई आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ अगर कोई भी रोल दे दो मुझे, मैं 100% निभाऊंगा उसको। बिल्कुल सर, और इसलिए मैंने कहा सर, आप सोचिए आपके हर रोल मुझे प्रोमिनेंटली याद है, बिकॉज वो रोल इतने पावरफुल थे जो आपने निभाए हैं, दैट इट स्टक विथ मी। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ में वो रह गए। एब्सोल्युटली, यू आर आल्सो वेरी वेरी गुड, एंड आपने बहुत कन्विक्शन से वो किया है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई। तो ऐड में लोग बार बार आपको रिपीट क्यों करते हैं, तभी रिपीट करते हैं ना जब उनको कुछ दिखता है उनके अंदर। कई बार तो ऐसा भी होता है ऐड में, जैसे हम लोग एक बैंकॉक में एक ऐड शूट करने गए थे, सो वो ऐड कुछ एक दिन में 3 ऐड शूट करने थे, और डायरेक्टर जानता था मुझे, सो उन्होंने डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया था, हेतल बैंकॉक आ रहा है तो करते हैं अपने साथ। तो वहाँ बैंकॉक जाने के बाद ऐड शूट हुआ। तो पहली ऐड शूट के बाद मैंने डायरेक्टर को बोला कि सर थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया, आई एम सो ग्रेटफुल। तो बोले मैं ग्रेटफुल की क्या बात है, एक दिन में 3 ऐड शूट करने थे भाई। मैं नया एक्टर लेता और किसी ऐसे एक्टर को लेके आता जो मेरा टेक खा जाता तो मेरा पूरा दिन निकल जाता। भाई मेरे को बैंकॉक में शूट कर रहा हूँ, मुंबई में शूट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तू चाहिए था, तो फटाक से मेरे को दे देता है सारी चीज़ें, मुझे जैसे चाहिए वैसे मिल जाता है, तो फिर मैं तुझे नहीं लूँगा, फिर किसको लूँगा भाई। सो ऐसा भी होता है मेरे साथ कि लोग बोल देते हैं कि अरे एक दिन में 3 ऐड करने, हेतल को ले लो यार, हेतल कर लेगा।
स्पॉन्टेनियस भी है, फटाक से हो जाएगा, वन टेक आर्टिस्ट है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हेतल नहीं, हेतल बहुत दिख चुका है एड में, नहीं, ऐसा भी होता है। सो प्रोस एंड कॉन्स है सारे। सर अभी ऐसा होता है जैसा पहले वाला आपको ऑडिशंस याद है, अभी भी आप ऑडिशंस देते हो कभी? हाँ हाँ बिल्कुल देते हैं ऑडिशंस के बगैर। नहीं, मैं एड्स के बारे में बात कर रही हूँ। एड्स की ही बात कर रहा हूँ मैं। really? एड्स में ही ऑडिशन चाहिए, एड्स के बगैर मतलब कई बार ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया, बट होता है ऐसा। पर सर आज आपका ऑडिशन क्या, किस चीज का एड बच गया है आपका जो आपने नहीं दिया है? नहीं, कैसा होता है ना कि उसके पीछे एक रीजन है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो 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 एड एजेंसी होती है ना, जो एड हमें दिलाती है, मतलब जो एड देती है, जो प्रोडक्ट जिसके पास होती है, वो हर बार अलग होते हैं। सो हो सकता है शायद उसमें से कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो उसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्टर तो जानते ही हैं, लेकिन डायरेक्टर को सामने प्रेजेंट करना पड़ता है ना चीज़ों को। सो वो प्रोड्यूसर को और बाकी सारे लोगों को, जो एजेंसी होती है, उनको दिखाना भी पड़ता है ना। तो बस दिखाने के लिए वो लोग ऑडिशन मांगते हैं मेरा, और उसमें भी मैं बेस्ट देता हूँ ऑडिशन। मेरे ऑडिशंस घूम फिर के मेरे पास आते हैं कि ऐसा रेफरेंस में ऑडिशन चाहिए। अरे हेतल, तेरा ऑडिशन आया है मेरे पास, भाई कैसे किया है तूने? वाह, आपका रेफरेंस देते हैं। मेरा कई बार लोग सिर्फ रेफरेंस के लिए भी मेरे को बोलते हैं, सर ये एक ऐसा ऐड है, आप करोगे क्या? हाँ मैं करूँगा सर, ये ऑडिशन भेजिए ना। तो ये ऑडिशन मार्केट में घुमाते हैं फिर। वाह, कई बार मैसेजेस में लिख के मेरे दोस्त लोग मुझे भेजते हैं, देख हेतल तेरा इसमें नाम है, एज 40, एज लुक फादर लाइक हेतल पुनीवाला। वाह सर, यही कमाई ये सबसे बड़ी कमाई है सर। यही कमाई है। अगर आप किसी के लिए बेंचमार्क बन जाओ, उससे बड़ी आप क्या कमाई? यस बिल्कुल। सर करंटली कोई नया ऐसा प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन जो आप शेयर कर सको? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं अभी एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, वाइट करके। वाइट जो कि स्पेनिश फिल्म है। ओह यस, और वो अभी उसका 50% शेड्यूल हम लोग कोलंबिया में शूट करके आए हैं, और बाकी का 50% हम इंडिया में करेंगे। सर अभी जाके असली आपका कलर पहचाना लोगों ने? नहीं, I'm sorry, I'm joking. I'm very proud of my country and I love my country a lot. But आप बहुत गोरे हो सर, उसका मैं क्या करूँ? ये भी एक सर दिस इज मतलब ये इंडिया वाली फिल्म? यस, ये मैंने आपको बताया ना, आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी, जो ये फिल्म उनकी एक लाइफस्टाइल के ऊपर कुछ बन रही है। और उन्होंने कोलंबिया में एक बहुत बड़ा काम किया था, जिसमें कोलंबिया के कुछ लोग और गवर्नमेंट, ये दोनों के बीच में कुछ 52 साल तक युद्ध चला था। यस, उनके बीच में बहुत ग्रशिश थे, बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर्स लोग पक गए थे सॉल्यूशन के पीछे, क्या करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी युद्ध चल ही रहे थे। वो क्लैशेस दोनों के बीच में से ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। ख़त्म होने लगते थे तो नए आ जाते थे। करीबन उसमें 12-12.5 लाख लोगों की जान भी गई थी उसमें। Yes. This is all based on real story. This is all based on real story. उसमें श्री श्री रविशंकर जी के पास एक बंदा आया और उन्होंने बोला कि हमारे कोलंबिया में आइए, अगर आप ये बंद कर सकते हैं तो हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी वहाँ पर शांति प्रस्ताव लेके गए थे, और उन्होंने गवर्नमेंट से बात किया कि मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको समझा सकूँगा। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इतने साल में नहीं समझा पाए, आप कैसे समझा पाओगे, कुछ नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से। उन्होंने हकाल दिया था उनको वहाँ से, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की थी और समझाया था वहाँ के लोगों को। वो शांति प्रस्ताव रखा था और ये युद्ध खत्म किया था दोनों के बीच में। सिर्फ उनका वहाँ पर, उनकी जैसे गांधी जी ने यहाँ पर काम किया, हमारे देश को आज़ाद किया और यहाँ पर नोट के ऊपर गांधी जी का फ़ोटो आ गया, ठीक उसी तरह उन्होंने भी वहाँ पर बहुत बड़ा काम किया। बस सिर्फ नोट पे उनका फ़ोटो ही नहीं है बस, बाकी बहुत बड़ा काम। उसी के बेस के ऊपर एक फिल्म बन रही है, थोड़ी डार्क फिल्म है, थोड़ी ग्रे फिल्म है, बट उसमें मेरा कैरेक्टर जो है वो थोड़ा ह्यूमर कैरेक्टर है। एक गुजराती बंदा है जो गुरुदेव के साथ रहता है, उनकी टेक केयर करता है, उनके बारे में लोगों को बताता है, और थोड़ा फ़नी सा कैरेक्टर है, फ़नी बंदा है ये। गुजराती में कभी कभी बात कर लेता है, कभी कभी इंग्लिश भी टूटी फूटी बोल देता है। बोलता है कि यू वेट हियर, आई विल सेंड सम स्नेक्स टू योर रूम। व्हाई?
why you are sending snakes to me? Snakes? You are hungry, right? You are having snakes? No, snacks. Oh yeah, snacks. Good, you are learning English very fast with me. Like that. Okay. So this character is like that. Wow. So it's a beautiful character and गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी blessed me for that. उन्होंने मेरा ऑडिशन किया वहाँ पर, कुछ 3-4 लोगों के ऑडिशन हुए थे, उसमें से मुझे सिलेक्ट किया गया. सो इट्स ऑल हैपनिंग. वाओ सर, अब हम आते हैं आपके और मेरे दोनों के फेवरेट सब्जेक्ट पे, स्पिरिचुअलिटी. कि आपने मेडिटेशन की कई बार बात की, अपने ब्रेन को क्लेंस करने की बात की. कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑल्सो. मैं भी मेडिटेट करती हूँ और बहुत सालों से कर रही हूँ. जब नहीं करती थी वो भी दिन याद है, और आज जब करती हूँ तो आई नो कि वो जो 7 चक्रास बोलते हैं वो हमें दिखते नहीं है, बट आई नो हाउ काम आई फील नाउ आफ्टर मेडिटेटिंग. तो सर आप कैसे इसमें आप आए एंड क्या आपके लाइफ में प्रभाव है इसका? एक बार मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि बेटा ऐसे कोई गुरु आए हैं, सो चल तू भी मिलने के लिए. मैंने बोला मम्मी क्या है, ये गुरु से मिलेंगे ना 50-60 साल के बाद मिलेंगे, अभी तुम अभी करो तुम्हें जो करना है. सो एक दिन मेरा दोस्त घर पे आया, तो उसने गुरुदेव की फ़ोटो देखी, श्री श्री रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग से हैं. उसने फ़ोटो देखी और बोला कि ये आर्ट ऑफ लिविंग में कौन जाता है? तो मैंने बोला कि यार मेरी मम्मी जाती है. तूने किया है क्या आर्ट ऑफ लिविंग? उसमें एक सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं. सुदर्शन क्रिया, यस, इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक. और मैं यहाँ पर से इस माध्यम से, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं लोगों को बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, अगर कहीं आपने ये सुदर्शन क्रिया नहीं सीखी है तो ज़रूर सीखिए. इतनी बेनिफिशियल है लाइफ में. मतलब मैं 2007 से मैं आज तक करते आया हूँ. मतलब मैं कभी भी बीच में ब्रेक नहीं करता हूँ इसको. कुछ 15-20 मिनट लगता है, वो लोग सिखा देंगे आपको. वो ब्रीदिंग टेक्निक होती है, वो टेक्निक सिखा देंगे आपको, और वो आपको घर पे करनी है, बस 15-20 मिनट लगते हैं, बट पूरा दिन इतना एनर्जेटिक जाता है. और इसका साइंटिफिक रीज़न भी है. आपके जो बॉडी में जो सेल्स है वो ऑक्सीजन से भरे रहते हैं. जब उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तब आप अपने आप को डाउन फील करते हो, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं. सुदर्शन क्रिया क्या करती है, आपके अंदर के ऑक्सीजन को बढ़ा के रखती है. यही साइंटिफिक रीज़न है इसका. तो आप साइंस के थ्रू चले जाओ या आप ऐसे ही मान लो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, ये बहुत इफेक्टिव है. अगर किसी ने नहीं किया है तो ज़रूर करना चाहिए. आर्ट ऑफ लिविंग ऑनलाइन भी आप जाके कर सकते हो. सुदर्शन क्रिया आप टाइप करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पर. ज़रूर करना चाहिए लोगों को. और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी ने कर लिया तो वो बड़े से बड़े रोग से भी बाहर निकल जाएगा. मैंने कैंसर जैसे रोग से लोगों को बाहर निकलते हुए देखा है. मेरी खुद की फ्रेंड जो सूरत में है, मैं उसका नाम भी लूँगा, माधवी करके है, उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था और मैंने उसको सजेस्ट किया था कि आप प्लीज़ ये सुदर्शन क्रिया सीख लीजिए. देखो वैसे भी आप जाने वाले हो, जाते जाते कुछ अच्छा काम करके जाओ. तो वैसे तो वो नहीं मान रही थी मेरी बात, लेकिन फिर मैंने उसको कन्विंस किया तो वो मान गई. उसने सुदर्शन क्रिया किया. जब सुदर्शन क्रिया किया तो उसने रेगुलरली करना शुरू किया. तो डॉक्टर ने बोला था कि ये 2nd स्टेज है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको कीमो लेना ही पड़ेगा. लेकिन शी इज आउट ऑफ इट. She didn't require chemo? No. 6 महीने में वो बाहर आ गई थी. हाँ यार, ये बहुत बड़ा सुदर्शन क्रिया करती है. इवन दो आप मेरी बात मत मानो, आप ऑनलाइन चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, लोगों के एक्सपीरियंस देखिए तो पता चल जाएगा आपको. आई बिलीव इन. नहीं सर, पर अदर थिंग्स असाइड, सचमुच में माइंड क्लेंजिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माइंड क्लेंजिंग होगा तो ही आप मेडिटेट भी कर पाओगे, नहीं तो मेडिटेट भी नहीं कर पाओगे. तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में. अगर किसी को अगर अपने आप को चार्मफुल बनाना है तो मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. चार्मफुल से भी ज़्यादा सर मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे केओस से ब्रेक लेने के लिए मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप कहीं पर भी हो, नॉन केओटिक एटमॉस्फेयर बचे नहीं है. कहीं अगर आप शांति में अकेले भी हो ना तो आपके पास आपका मोबाइल रहता ही है. दैट इज द बिगेस्ट केओस इन दैट इज द बिगेस्ट केओस ऑफ योर लाइफ. तो फिर आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर. और आई एम सीइंग क्रिस्टल्स इन योर हैंड. तो स्पिरिचुअलिटी के और कौन से एलिमेंट्स को आप टच कर चुके हो? मैं बिलीव करता हूँ चीज़ों में. मैं साइंस में बिलीव करता हूँ, साइंस में भी बिलीव करता हूँ. साइन ओके. जो कि हर किसी को, हर इंसान को भगवान देते हैं, सिग्नल्स देते हैं. यस, वो सिग्नल्स होते हैं. चाहे वो किसी
किसी दुकान के ऊपर बोर्ड में लिखा हुआ वो सेंटेंस हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे कोई इंसान आपको आके बोल के जाए, ये सब साइन है। और मैं बहुत बिलीव करता हूँ इन सब चीज़ों में, और मैं इन साइन में मानता हूँ। अगर आप मानना शुरू करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो इंटेंशन, अटेंशन और मैनिफेस्टेशन, दैट इज अटेंशन आप देते हो सर ना देखने के लिए कि क्या बिल्कुल। अगर आपका इंटेंशन ही नहीं रहेगा, आपको एक्टिंग करना है, ये इंटेंशन ही नहीं है, तो आपका अटेंशन कैसे बढ़ेगा? और अगर आप अटेंशन नहीं करोगे तो आपको मैनिफेस्ट कैसे होगा चीज़ों? ये तो यूनिवर्स का लॉ ऑफ यूनिवर्स है। ये तो हर छोटा बच्चा भी जानता है आज की तारीख में कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो यूनिवर्स जैसे काम करता है उसी तरह आपके घर का वास्तु, आपकी लाइफ का वास्तु, आप इस पृथ्वी पे किसके जरिए, किसके माध्यम से जन्म लोगे, ये भी सब डिसाइडेड है। आपको अपने माता पिता चुनने का भी हक नहीं है, सिर्फ आप अपने दोस्त को चुन सकते हो, वो भी डिसाइडेड है। तो आपका पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ में? सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज हेल्प पीपल आल्सो। आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। सर स्पिरिचुअलिटी में जैसे आपने कहा आप किताबें पढ़ते हैं मेरी तरह बहुत सारी, तो स्पिरिचुअलिटी की आपकी फेवरेट बुक कौन सी है सर? सीक्रेट। आई एम सेइंग स्पिरिचुअलिटी अपने मायने से। It's a secret is a spiritual book. बिल्कुल, I completely agree with you sir. You have to read it. Everybody has to read it. अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है तो उसकी मूवी है सीक्रेट करके, वो पढ़िए, वो सुनिए, मूवी देखिए। हाँ, देख सकते हैं आप YouTube पे भी अवेलेबल है। मैट्रिक्स देख लीजिए मूवी, इंग्लिश मूवी, अगर आपको इंग्लिश मूवी का शौक है। बहुत सुंदर है ये सारी चीजें। आप नहीं बिलीव भी कर रहे हो ना तो भी बिलीव करने लग जाओगे। It's a science. Wow. सर एक्चुअली मेरा एक गो टू बुक जो है, जो मोस्टली ज़्यादातर मैंने देखा हिंदू घरों में ये बुक को बहुत ज़्यादा माना जाता है, दैट इज़ गीता। Of course. एंड दैट इज़ माई गो टू बुक। ऑफकोर्स मैंने सीक्रेट की किताब भी पढ़ी है, मैंने सीक्रेट का ऑडियो वीडियो भी देखा है, बट आई थिंक वो एक किताब ऐसी है ना दैट हैज़ हेल्प मी थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स। और जितने भी लोगों को पढ़ने की हैबिट है, आई थिंक गीता एक ऐसी बुक है जो वो पढ़ते ही हैं। एब्सोल्युटली। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपको पढ़ने का शौक हो चाहे नहीं हो, जिंदगी में एक बार गीता पढ़नी चाहिए। आपको पढ़नी ही चाहिए। न जाने कौन सा वो पन्ना है जिससे आपका लाइफ चेंज होने वाला है, वो आपको पता नहीं है, और वो पन्ना उसी में है, गारंटेड है। यस। एंड कई बार ऐसा होता है सर, पढ़ा हुआ चीज़ हम दोबारा पढ़ते हैं एंड हो सकता है उसमें मैं अगर गीता मैंने पहली बार पढ़ी थी तब मेरा लाइफ को देखने का परसेप्शन जो था वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार पढ़ने के बाद मुझे हर बार वो पेज, मुझे पता है कि मैं ये पेज पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसका क्राइटेरिया अलग हो जाता है उस वक्त। अगर मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन है और मैं वो गीता खोलता हूँ तो वो क्वेश्चन का आंसर उधर मिलेगा मुझे। बिल्कुल ये मेरे साथ है। मैंने शायद आपने एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक्सपीरियंस किया है। और पढ़ा हुआ वर्स दोबारा जब हम किसी प्रॉब्लम में पढ़ते हैं, जब हम सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो मैं हमेशा, मेरे फैमिली में सबको पता है, आई से दैट भगवद गीता इज अ बुक थ्रू विच कृष्णा टॉक्स टू मी। दैट इज द वे ही कम्युनिकेट्स विथ मी। और वो मुझे बता देते हैं उस टाइम पे कि हाँ तू यहाँ फंसी है, ऐसा कर ले, ये ठीक हो जाएगा। यस, एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक वाओ एब्सोल्युटली। सर एनीथिंग दैट यू थिंक कि आपके लाइफ का कोई एलिमेंट जो हमने ना टच किया हो अभी तक और जो आप लोगों के साथ नहीं, मेरे ख्याल से आपने सब टच कर लिया है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टच कर लिया है, डीपली टच हुआ हुआ है। सो जो मुझे मेरे दोस्तों तक बातें पहुंचानी थी, जो न्यू कमर्स थे, स्पेशली ये पॉडकास्ट मैं इसीलिए करने के लिए तैयार होता हूं क्योंकि मैं अपने जो भाई बंधु हैं, जो दोस्त लोग हैं, जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये मैसेज रूप देना चाहता हूँ। प्लीज़ ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। किसी के एक्सपीरियंस सुनने से भी आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, तो आप ज़रूर ये देखिएगा। और मेरे हिसाब से आंचल जी जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है कि एक पॉडकास्ट तैयार करवा रही है जिसमें अलग अलग लोग आते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस से बड़ा टीचर कोई नहीं है। सो आप अपनी लाइफ के ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को आप अपना टीचर बना लीजिए। बिल्कुल। या किसी दूसरे के एक्सपीरियंसेस को आप अपना टीचर बना लीजिए। सर क्लेवर लोग जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, बट जो वाइस होते हैं वो दूसरों के एक्सपीरियंस, तो वो गलतियां कम करते हैं लाइफ में। करेक्ट सर। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। आई नो हाउ बिजी यू आर। आई नो आप आने से पहले एक जगह जाके आए हैं और यहाँ के तुरंत बाद आपको एक जगह जाना है। आई हैव सीन दैट।
बट सर थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड आई लर्न अ लॉट. मुझे नहीं पता कि बाकी सब लोग क्या सीखेंगे. आई एम डेफिनेटली श्योर कि कुछ ना कुछ तो सीखेंगे. हर किसी के लिए कुछ ना कुछ था. बट थैंक यू सो मच. आई कांट अप्रिशिएट इनफ. आपने जो दिया है उतना मैं आपको कुछ दे नहीं सकती. बट दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंटायर टीम की तरफ से. प्लीज एंजॉय दिस. नहीं, मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता. सर दिस इज नॉट फेयर. आई एम सो सॉरी. नहीं प्लीज. क्यों सर? नहीं, ये मत रखिए आप प्लीज. नहीं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा. नहीं सर प्लीज बिल्कुल. ये आप अपना ये हमारे टीम का प्यार है सर. नहीं आंचल, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूँ. आई एम सो सॉरी. सर दिस इज जस्ट अ गिफ्ट. प्लीज सर. प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल कि आपने इतना अच्छा पॉडकास्ट किया. और मैं उन सभी दर्शक मित्रों का भी शुक्रगुजार होना चाहूँगा. मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मान दिया मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए. जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर आने के लिए एक अपना मनोबल दिया है, एक अपना सपोर्ट दिया है, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा. क्योंकि आज अगर आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ अपने इस मकाम तक नहीं पहुँच पाता. इन सक्सेस की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू आशीष. थैंक यू.